हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की मनहुआ की कहानी लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। झांगची ने हैरानी से पूछा, भैया क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो वो खुद में ही विरोधाभासी है? ये सेंट्रल प्लेन्स की शिनजियांग लार्ज चिकन डिश भला क्या होता है? शेन येजी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बात यह है कि शिनजियांग लार्ज चिकन की शुरुआत शिनजियांग से हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि इसे वहां सेंट्रल प्लेन्स के लोगों ने ही पहुंचाया था। हालांकि डिश का नाम शिनजियांग लार्ज चिकन है, लेकिन इसे बनाने का असली तरीका सेंट्रल प्लेन्स का ही है। यह डिश शिनजियांग से ज्यादा तो सेंट्रल प्लेन्स में मशहूर है। लुओ युनजेंग ने कहा, तो फिर हमारे सेंट्रल प्लेन्स की शिनजियांग लार्ज चिकन कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ओह, समझ गया। बाकी सबने सिर हिलाया। झाओ लिंगजुन ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोला, अरे तुम लड़की चुपके से काफी मेहनत कर रही हो है ना? तुम्हें तो लुओ युनजेंग के होम टाउन के खाने के इतिहास के बारे में भी पता है। तभी किसी ने चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो, हमारे सेंट्रल प्लेन्स के स्टीम्ड नूडल्स भी आ गए। लुओ युनजेंग को शेन येजी के दिल की बात समझ आ गई। उसने मजाक में कहा, अरे बहन, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी मम्मी का आदमी हूं और भविष्य में तुम्हारा पिता भी बन सकता हूं। क्लास की एक और लड़की ने मजाक उड़ाया, क्लास मॉनिटर, शेन येजी तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं है? उसने खाने में सब कुछ तुम्हारी पसंद का यानी सेंट्रल प्लेन्स के ही व्यंजन मंगवाए हैं। यह सुनकर शेन येजी शर्मिंदा हो गई और अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को मसलने लगी। उसे याद था कि स्कूल के पहले दिन जब क्लास मीटिंग हुई थी, तब लुओ युनजेंग ने कहा था कि वो भविष्य में एक ऐसा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान बनाएगा जो रोज उसके कपड़े धोएगा और उसके मनपसंद पोर्क बेली और बीन्स वाले स्टीम्ड नूडल्स बनाकर खिलाएगा। तभी से शेन येजी ने यह बात अपने दिल में बिठा ली थी और आज रात उसने खास तौर पर सेंट्रल प्लेन्स के नूडल शॉप से रसोइये को बुलाया था। देखते ही देखते वहां मौजूद हर इंसान समझ गया कि झाओ लिंगजून के जलन के मारे क्या हाल हो रहे हैं। सबने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बड़ा रायता फैल गया हो। शियानमिन ने तंज कसते हुए कहा, तुम तो बहुत ही साफ साफ दिखा रहे हो, अब तो नाटक भी नहीं कर रहे, है ना? तुम्हारी ये हरकतें देखकर तो मुझे काफी खतरा महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं भी इस बंदे को पसंद करती हूं? क्या तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? हालांकि इसमें सच में शिन येजी की कोई गलती नहीं थी। उसका स्वभाव बहुत सीधा और सरल है, और चूंकि झाओ लिंगजून और लुओ युनजेंग दिन भर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते रहते थे, इसलिए उसे लगा कि झाओ लिंगजून सिर्फ लुओ युनजेंग को अपना भाई मानता है। शिन येजी ने कुछ और नहीं सोचा था। उसने बस वो सब ऑर्डर किया जो लुओ युनजेंग को पसंद था। इसके अलावा उसने झाओ लिंगजून की पसंद के भी कई बेहतरीन पकवान मंगवाए थे, जैसे कि गोल्डन ऑरेंज रोस्ट डक, गोल्डन सॉस श्रेडेड पोर्क और फ्राइड ड्राई डिशेज। वो ऐसा इंसान है जो उसके लिए एक करता है, वो उसके बदले में 10 करने की कोशिश करता है। खाओ खाओ, सब लोग खाओ, हमारे जो गार्डन की खासियत चक्कर देखो। लो युनजेंग ने चॉपस्टिक्स उठाते हुए सबको दावत दी। सब लोग खाने पर टूट पड़े। लो युनजेंग ने स्टीम नूडल्स का एक टुकड़ा चखा और बार बार सिर हिलाते हुए बोला, वाह बढ़िया है। सच कहूं तो ये मेरी मां के हाथ के स्वाद जैसा तो नहीं है, लेकिन काफी असली है। बाहर रहकर घर का बना ऐसा खाना मिलना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो शिन येजी की भावनाएं हैं। लुओ युनजेंग ने एक के बाद एक 2 कटोरे खत्म कर दिए। शिन येजी बहुत खुश थी, लेकिन झाओ लिंगजून का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। खाओ खाओ, खाकर गले तक भर लो। मां हाओ ने टेबल पर रखी रोमाने कॉन्टी वाइन की बोतल को देखते हुए ललचाई नजरों से कहा, जेन भाई, सिर्फ खाना ही मत खाओ, ये रेड वाइन भी तो चखनी है। क्या आप किसी को इसे खोलने के लिए कहेंगे? झाओ लिंगजून चिल्लाया, मुझसे मत पूछो, मैं गाड़ी चलाकर आया हूं, इसलिए मैं पी नहीं सकता। क्या तुम अपनी मौसी की गाड़ी चलाकर आई हो? अच्छा चलो ठीक है। अरे हाँ, क्या तुम किसी ड्राइवर का इंतजाम कर सकती हो? डिक्की बहुत छोटी है, उसमें ड्राइवर की इलेक्ट्रिक बाइक नहीं आ पाएगी। यह कौन सी गाड़ी है जो एक फोल्ड होने वाली इलेक्ट्रिक बाइक को भी नहीं रख सकती? यह बस एक साधारण सी छोटी गाड़ी है। तुम अपनी रेड वाइन पियो, मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उसने शेन यिरन के सीक्रेट बेस में इससे कहीं बेहतर वाइन पी रखी है। वेटर लड़की ने शराब की बोतल खोली और उसे डिकेंटर में डाल दिया। मां जिहाओ ने दिखावा करते हुए उसे हिलाया और सभी दोस्तों के गिलास में वाइन डाल दी। शेन येजी ने हाथ हिलाकर मना किया, मैं भी नहीं पीऊंगी, मैं आमतौर पर शराब नहीं पीती। तुम वाकई में नहीं पी सकती, तुम अभी नाबालिग जो हो। झाओ लिंगजुन ने एक रोस्टेड डक का रोल बनाया और शेन येजी के मुंह के पास ले जाकर उसे खिलाया। भले ही उसे जलन हो रही थी, लेकिन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की चिंता भी थी, क्योंकि वह अभी नाबालिग थी। शेन शियाहुआ कितने साल का है? मां जिहाओ ने झाओ लिंगजुन के गिलास में वाइन डाली। झाओ लिंगजुन ने जवाब दिया, वह भी 2007 में ही पैदा हुआ है, बस अभी 18 साल का नहीं हुआ है। उसका जन्मदिन नवंबर में आता है।
अरे मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है कि शेन शियाहुआ के नाम का क्या मतलब है। येजी का क्या अर्थ है? वह पत्तियों के बीच पैदा हुआ बच्चा था और उसकी मां उस समय एक ये माओजी रात में जागने वाली थी, इसीलिए उसका नाम येजी रखा गया। हा, तो यह बात है। मजीहाओं ने आगे और शराब डाली। ये माओजी ने ध्यान नहीं दिया कि वह जब भी मेरे साथ सोती है तो जल्दी ही सो जाती है। लुओ युनजेंग ने चम्मच से शेन येजी की प्लेट में चिकन का एक टुकड़ा रखा। तभी झाओ लिंगजुन ने बात काटी। लाला ने मुंह बनाते हुए उसे भी एक टुकड़ा दे दिया, जिसके बाद झाओ लिंगजुन का मूड थोड़ा ठीक हुआ। झाओ लिंगजुन ने अपना ग्लास उठाया और जोश में कहा, तो दोस्तों सुनो, एक गाने के बोल हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी हम मिले। हमारा मिलना ही हमारी किस्मत है। यह किस्मत ही है कि हम अलग अलग जगहों से आकर यहाँ एक साथ जमा हुए हैं। मेरी यही दुआ है कि हम जो भी चाहें वो हासिल करें और कभी हार न माने। अपनी जवानी को जी भर के जियो और इसे बर्बाद मत होने दो। चीयर्स। वाह, क्या बात कही है क्लास मॉनिटर ने। चीयर्स। सबने एक साथ अपने ग्लास टकराए। लुओ युनजेंग और शेन येजी जूस पी रहे थे। खाते पीते हुए झाओ लिंगजुन ने पूछा, लुओ युनजेंग, तुम आजकल क्लास के बाद हॉस्टल में छिपकर क्या कर रहे हो? जब भी तुम्हें लाइब्रेरी साथ चलने को कहते हैं तुम मना कर देते हो। क्लास मॉनिटर होकर तुम पढ़ाई में लापरवाही कैसे कर सकते हो? झांगची ने बीच में टोकते हुए कहा, लिंगजुन, अगर वो बताएगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये पिछले कुछ दिनों से कोडिंग कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल काम हो। वो जो कोड लिख रहा है वो तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता। कोडिंग? हम तो अभी कॉलेज के पहले ही हफ्ते में हैं और तुम्हें अभी से कोडिंग आती है? सब हैरान थे। लुओ युनजेंग ने जवाब दिया कि उसने बचपन से ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। ओ भाई, तुम अपने अंदर और कितने हुनर छुपा कर रखे हो। झाओ लिंगजुन एक बार फिर के लुओ युनजेंग की काबिलियत देखकर दंग रह गई। जब लुओ युनजेंग का पेट भर गया तो उसने बर्तन एक तरफ रखे और गंभीर बात शुरू की। चलो अब बात छिड़ी ही है तो मैं तुम सबको एक सच बता देता हूं। एक हफ्ते बाद नेशनल डे की छुट्टियां हैं और मैंने सोचा है कि इन छुट्टियों के दौरान मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। दोस्तों, क्या तुम्हें साथ मिलकर कंपनी शुरू करने और स्टार्टअप में दिलचस्पी है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? कॉलेज शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम स्टार्टअप की बात कर रहे हो। आखिर किस चीज का स्टार्टअप? झाओ लिंजुन और बाकी सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शेन येजी ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और शांति से उसे देखने लगी। इंतजार कर रही थी कि वह आगे क्या कहेगा। अध्याय 65। एक पागल और एक बेवकूफ। यह दुनिया वाकई बहुत अजीब हो गई है। लुओ युनजेंग ने सबको देखते हुए पूछा, टिकटॉक के मालिक बाइट डांस का डोबाओ और डीप सीक तो इस्तेमाल किया होगा ना? झाओ लिंजुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये एआई टूल्स ही तो हैं। पढ़ाई के दौरान जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं उसे समझने के लिए डोबाओ का इस्तेमाल करता हूं। मां जीहाओ ने बात आगे बढ़ाई। मैं तो डोबाओ का इस्तेमाल तस्वीरें एडिट करने के लिए भी करता हूं। कुल मिलाकर डोबाओ डीप सीक से बेहतर है और इसमें फीचर्स भी ज्यादा है। डीप सीक तो बस टेक्स्ट ही प्रोसेस कर पाता है। शेन येजी ने पूछा, लुओ युनजेंग, क्या तुम स्टार्टअप के नाम पर डोबाओ या डीप सीक जैसा कोई एआई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो? शेन येजी के इतना कहते ही सब चौंक गए और बुरी तरह हैरान रह गए। भाई, क्या तुम सच में इनके जैसा एआई टूल बनाना चाहते हो? यह नामुमकिन है। भाई, मजाक बंद करो। इस तरह के एआई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। यह आम लोगों के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हम भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छात्र हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में हैं। हमें कॉलेज में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। हमारे पास इतनी तकनीक कहां से आएगी? यहां तक कि पीएचडी करने वालों के लिए भी ऐसी चीज में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा निभाना ही बड़ी बात होती है। इस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है, जैसे कि एल्गोरिदम इंजीनियर्स, डेटा एक्सपर्ट्स वगैरह। बिल्कुल सही। एआई कंपनियां हजारों हैं, लेकिन सफल होने वाली कंपनियां उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। इसके लिए न सिर्फ हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, बल्कि भारी मात्रा में पैसा भी फूंकना पड़ता है। इसमें उतरना मतलब मौत को दावत देना है। एक ऐसी चीज जिसका कोई अता पता नहीं। सभी छात्र अपनी अपनी राय देने लगे। बस 4 शब्द थे, दिमाग का फितूर। तुम लोग पहले शांत तो हो जाओ। चुपचाप बैठी शेन येजी ने बात शुरू की, हमें पहले लुओ युनजेंग का विचार तो सुन लेना चाहिए। लुओ युनजेंग ने संतरे का जूस पिया और शांति से कहा, मेरा वाकई एक एआई सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्लान है, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं। मैं जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं वो डोबाओ या डीएस जैसा नहीं होगा, बल्कि उनसे पूरी तरह बेहतर होगा। वाह! सभी छात्र भड़क उठे। भाई, ये क्या हवा में तीर मार रहे हो? बिना तैयारी के इतनी लंबी हंक रहे हो। आज रात तुमने शराब नहीं पी है ना? फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात साफ कर दे, तुम हम सबके आइडल हो। तुम्हें नीचा दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी हकीकत से परे है। तीनों रूममेट्स और बाकी लड़कियां आपस में उलझ गए।
लुओ युनजिंग के बोलने से पहले उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक दिमागी फितूर है, लेकिन लुओ युनजिंग के बोलने के बाद वह फितूर एक नामुमकिन ख्वाब बन गया। जैसा कि चेनमो ने कहा, किसी का उसे नीचा दिखाने का इरादा नहीं था, बस सबको लगा कि इसकी मुश्किल बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि यकीन करना ही नामुमकिन है। अच्छा, तो तुम इन कुछ दिनों से डॉम में बंद होकर इसी पर रिसर्च कर रहे थे। झाओ लिंगजुन को हंसी आ गई और उसने अपना हाथ लुओ युनजेंग की तरफ बढ़ाया। ये बच्चा कोई बुखार में तो नहीं है जो ऐसी अजीब बातें कर रहा है। जाओ जाओ यहां से। लुओ युनजेंग ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को यह सब हकीकत से दूर लग रहा है, और अभी मैं तुम्हें अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सिर्फ बातें बनाना बेकार है, जो करना है उसे करके दिखाना ही काफी है। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैं तो यह करके ही रहूंगा। भाई, क्या तुम्हें किसी ने जादू टोना कर दिया है क्या? माजी हाओ ने अपना मन शांत करने के लिए 2007 की रोमाने कोंटी वाइन का एक घूंट भरा और बोला, मैं बस तुमसे दो मुख्य सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात, तुम तकनीक टेक्नोलॉजी की समस्या कैसे सुलझाओगे, और दूसरी, इतने फंड्स पैसे कहां से लाओगे? झांगची ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा झेन भाई, स्टार्टअप शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी, डीप सीक के डेवलपमेंट विकास की लागत, अगर मुझे ठीक से याद है, तो वो 65 लाख डॉलर से भी ज्यादा थी। ध्यान रहे, मैं डॉलर की बात कर रहा हूं। और अगर इसमें गलतियों को सुधारने का खर्च और रिसर्च टीम की सैलरी जोड़ दे तो कुल लागत लगभग 3 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाती है। अगर इसे हम अपनी मुद्रा में बदले तो यह 20 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। हे भगवान! यह सुनकर बाकी सब छात्र हैरान रह गए। झाओ लिंगजुन ने बात पूरी करते हुए कहा, झांगची सही कह रहा है, डीप सीक का डेवलपमेंट खर्च तो फिर भी बहुत कम है। अमेरिका की ओपन एआई कंपनी, जिसने चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बनाया है, उसने पिछले 10 सालों में लगभग 700 करोड़ डॉलर निवेश किए हैं। सिर्फ चैट जीपीटी को ट्रेन करने का खर्च ही 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 7 करोड़ रुपए था। और उनके पास तो हजारों की तादाद में टॉप लेवल के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की टीम भी मौजूद है। तुम्हारे पास न तो तकनीकी हुनर है और न ही पैसा, फिर तुम एआर सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करोगे? उसे डर था कि कहीं लुओ युनजेंग की आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे, इसलिए उसने आगे कहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। लुओ युनजेंग ने अपने सहपाठियों के संदेह और नकारात्मकता पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि वह सफल जरूर होगा। स्टार्टअप तो शून्य से शुरू होते हैं और धीरे धीरे छोटे से बड़े बनते हैं। तुम लोग जो कह रहे हो वह सब मुझे पता है। तकनीकी नहीं है तो सीख सकता हूं, पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट जुटा सकता हूं, समस्या आती है तो उसे हल करूंगा। तुम लोग मेरा समर्थन करो या ना करो, मुझे यह करना ही है और जल्द से जल्द करना है। मेरा प्लान है कि नेशनल डे की छुट्टियों से ही काम शुरू कर दूं। पहले ऑफिस स्पेस रेंट पर लूंगा, शुरुआती टीम बनाऊंगा, इक्विपमेंट खरीदूंगा, उसके बाद कंपनी रजिस्टर करवाऊंगा और फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को हायर करूंगा। लुओ युनजेंग ने अपनी नजरें उठाई और झाओ लिंगजुन, शेन येजी और बाकी सहपाठियों पर डाली। स्टार्टअप किसी एक इंसान का काम नहीं होता, मुझे मदद चाहिए। तो बताओ, क्या तुम लोग साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो? काम का समय लचीला होगा, पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हे भगवान, तुम सच में यह करने वाले हो? झाओ लिंगजुन के चेहरे पर अविश्वास था। क्या तुम पागल हो गए हो? मां जिहाओ, झांगची, चेनमो और बाकी दोस्तों ने बेबसी में सिर हिलाया और कुछ नहीं कह सके। शेन येजी ने जब देखा कि लुओ युनजेंग की आंखों में दृढ़ निश्चय है और वह मजाक नहीं कर रहा है, तो उसने धीरे से अपना गोरा हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं युनजेंग। वैसे अभी तो क्लास शुरू हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, तुम कुछ नहीं जानती। झाओ लिंगजुन ने उसकी माथे पर उंगली रखते हुए कहा, पगली लड़की, लुओ युनजेंग पागलपन कर रहा है तो क्या तुम भी उसके साथ पागलपन करोगी? अरे यार, चाहे सफलता मिले या ना मिले, कोशिश करने में क्या हर्ज है? लुओ युनजेंग का टैलेंट बहुत तगड़ा है, बचपन से ही वह प्रोग्रामिंग सीख रहा है, हो सकता है वह सफल हो जाए। शेन येजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लुओ युनजेंग सफल होगा या नहीं। वह बस इतना जानती थी कि वह जो कुछ भी करना चाहता है वह बिना किसी शर्त के उसका साथ देगी। मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती, एक पागल है और दूसरी बिल्कुल भोली। यह दुनिया वाकई बहुत अजीब हो गई है। झाओ लिंगजुन एक समझदार लड़की है, वह लुओ युनजेंग के खिलाफ नहीं है, बस उसे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने के चांस बहुत कम हैं। उसे डर है कि कहीं लुओ युनजेंग की सारी मेहनत बेकार ना चली जाए और वह कर्ज के बोझ तले दब जाए, जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। एक जज्बाती है और एक व्यावहारिक, लेकिन दोनों ही लुओ युनजेंग का भला चाहती हैं। चलो चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। तुम दोनों को मुझे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और आराम से सोच विचार करो। अगर तुम्हें तकनीकी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम शुरुआत में कुछ आसान काम कर सकती हो।
इसे एक तरह की इंटर्नशिप समझो। काम करते करते सीखने से प्रोग्रेस जल्दी होती है। लुओ युनजेंग ने शेन येजी की तरफ देखा और कहा, येजी, तुम्हारे भरोसे और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मैं घोषणा करता हूं कि तुम मेरी पहली कर्मचारी हो और मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूं। क्या सच में? शेन येजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत प्यारी लग रही थी। झाओ लिंगजून ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट, बड़ी जल्दी सपने दिखा रहे हो। यॉट पर हो रही यह पार्टी रात के 10 बजे तक चली, जिसके बाद सब अपने अपने घर निकल गए। शेन येजी अपने सहपाठियों को किनारे तक छोड़ने के बाद कहती है, लोंग युन, जुनजुन दीदी, मैं आप लोगों को स्कूल वापस छोड़ने के लिए गाड़ी भेज देती हूं। लोंग युन जवाब देता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शेन येजी कहती है, तुम भूल गए, लोंग युन खुद कार लेकर आया है, मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊंगी। झाओ लिंगजुन लोंग युन की तरफ देखकर पूछती है, अरे क्या तुम अभी अपनी आंटी के घर जाने वाले थे? अब बहुत देर हो चुकी है, रहने दो, सीधे स्कूल चलते हैं। लोंग युन कहता है, ठीक है, मैं अपनी कार में चलता हूं। मां जी हाओ कहता है, जेंगे, हम तीनों भी तुम्हारी ही गाड़ी में चलेंगे। एक कार में 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे। मां जी हाओ अपना फोन उठाकर कहता है, मैं बाकी लड़कियों के लिए अलग से कैब बुक कर देता हूं। लोंग युन कहता है, मेरी कार में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। मां जी हाओ हैरान होकर पूछता है, सिर्फ 2 लोग? क्या यह स्पोर्ट्स कार है? सब एक साथ चिल्लाते हैं, अरे स्पोर्ट्स कार, क्या बात है, चलो चलो चलकर देखते हैं। मां जी हाओ लोंग युन को धक्का देते हुए गैरेज की तरफ ले जाता है। झाओ लिंगजुन, झांगची, चेनमो और बाकी सब भी उसके पीछे चलते हैं। लोंग युन मुड़कर हाथ हिलाते हुए शेन येजी को जल्दी घर जाकर सोने के लिए कहता है। शेन येजी कार में बैठती है और शेन ग्रुप बैंक का ऐप खोलकर अपना अकाउंट लॉग इन करती है। उसके अकाउंट में 1,13,14,520 युआन बैलेंस दिखाई दे रहा है। 66वां अध्याय। सब लोग जैसे ही गैरेज में पहुंचते हैं, वहां लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। झांगची लैम्बोर्गिनी के चारों तरफ घूमते हुए उसे छूकर देखता है और कहता है, तुम्हारी आंटी सच में बहुत अमीर हैं, यह बिल्कुल नई खरीदी हुई लग रही है। क्या यह लेजेंडरी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है? मां जी हाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, एवेंटाडोर का प्रोडक्शन तो बंद हो चुका है, यह तो हुराकैन है। मेरा तो सपना टूट गया, मेरे पास तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। जिस दिन लाइसेंस मिल जाएगा, मैं भी अपने पापा से ऐसे ही एक कार खरीदवाऊंगा। खामोशी के बीच क्लास की लड़कियां अपने फोन लेकर धड़ाधड़ फोटो खींचने लगीं। लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी। मां जी हाओ चिल्लाने लगा कि उसे अंदर बैठकर अनुभव करना है। लू युनजेंग को अचानक याद आया कि कार के अंदर गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा है। अगर क्लास के लोगों ने इसे देख लिया तो फिर सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, कल देखेंगे, अब बहुत देर हो गई है, जल्दी स्कूल वापस चलो। तीनों दोस्तों और कुछ लड़कियों के जाने के बाद लू युनजेंग ने झाओ लिंगजून की तरफ देखा। उसने पहले ही झाओ लिंगजून को स्कूल छोड़ने का वादा कर दिया था, इसलिए अब मना करना मुश्किल था। उसे मजबूरन अपनी कार की चाबी निकालनी पड़ी और अनलॉक बटन दबाना पड़ा। लू युनजेंग ने कहा, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये अजीब लग रहे हो। झाओ लिंगजून कारों के मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी और न ही वह दिखावा करने वाली लड़की थी। बाकी लड़कियों की तरह वह कार के सामने खड़े होकर शोर नहीं मचा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, उसका शांत चेहरा अचानक हैरान रह गया। गुलाब का फूल, कार में बैठो, ऐसे क्या देख रहे हो? युनजेंग ने ड्राइवर सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधी। झाओ लिंगजून ने गुलाब के गुलदस्ते को उठाया और कार में बैठ गई। नशे के प्रभाव में आकर उसने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा, अरे क्या ये मेरे लिए है? कितने आत्ममुग्ध हो तुम, तुम्हें किसने दिया? मैं तो इसे कल आंटी शेन को देने वाला था। लुओ युनजेंग ने पहले तो अपनी मौसी को ढाल बनाने की सोची थी, लेकिन अब उनकी तीखी नजरों को देखकर वह तुरंत बात पलटते हुए बोला, तुम्हें ही दे रहा हूं। सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? झाओ लिंगजुन अचानक घबरा गया। लुओ युनजेंग ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मैं भी तुमसे मजाक ही कर रहा था, यह मुझे रास्ते में मिला है। वाह, क्या गजब का माल मिला है तुम्हें, कहीं तुम इसे शेन येजी को तो नहीं देने वाले थे? यह कहते हुए झाओ लिंगजुन के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बेवकूफ हो क्या? अगर मैं उसे यह देता तो अब तक दे क्यों नहीं दिया? तुम खुद बेवकूफ हो, तुम्हें डर था कि हम देख लेंगे, है ना? सच सच बताओ, क्या तुम और येजी छुपकर डेट कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? हम तीनों हर वक्त साथ रहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि हम डेट कर रहे हैं या नहीं? किसे पता, स्कूल के बाद शायद तुम दोनों गुपचुप मिलते हो। क्या तुम जलन महसूस कर रहे हो? धत तेरी की, बस करो अपना नाटक, बहुत नाटक करते हो तुम। झाओ लिंगजुन ने उसके हाथ पर नोच लिया और फिर सूंघते हुए बोला, यह परफ्यूम की कैसी खुशबू है, यह खुशबू कुछ जानी पहचानी लग रही है। लुओ युनजेंग शांत रहते हुए बोला, अरे यह गाड़ी मेरी मौसी की है, तो खुशबू होना कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है। झाओ लिंगजुन की शराब पीने की क्षमता बाई चुक्सिया से कहीं ज्यादा थी, इसलिए शराब का एक बड़ा हिस्सा उसने और मां जिहाओ ने ही पी लिया था।
बाकी लोगों को यह शराब पसंद नहीं आई। अकेले लड़का और लड़की एक प्राइवेट कमरे में अकेले होने और शराब के नशे की वजह से जो बातें आमतौर पर जुबां पर नहीं आती, वो अब बेझिझक बाहर निकल रही थी। झाओ लिंगजुन का स्वभाव वैसे भी बहुत सीधा और बेबाक था, इसलिए उसने सीधे लो युनजेंग से पूछ लिया, क्या तुम शेन येजी को पसंद करते हो? उसने जवाब दिया, पसंद करता हूं। बिना पसंद किए क्या कोई दोस्त बन सकता है? झाओ लिंगजुन ने कहा, मेरा मतलब वो वाला पसंद नहीं है, साधारण दोस्तों वाला नहीं, बल्कि प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है कि येजी तुम्हें पसंद करती है? लो युनजेंग बोला, मुझे पसंद करने वाली लड़कियां बहुत हैं, लेकिन मेरे और उसके बीच कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? झाओ लिंगजुन एक पल में पूरी तरह होश में आ गई और सीधी होकर बैठ गई। उसने पूछा, क्यों नहीं है? लो युनजेक ने कोई बहाना ढूंढकर बात टाल दी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े और अमीर घराने की लाडली है और मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। झाओ लिंगजुन हंसते हुए बोली, हा, इतने हुनरमंद लो युनजेंग को अपनी औकात पर शक होने लगा। अभी बिस्तर पर तो तुम बहुत शेखी बघार रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो कह रहे थे कि तुम डॉबाओ और डीप सीक से भी बेहतर एआर सॉफ्टवेयर बनाओगे। उस वक्त तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे ना? लो युनजेंग बोला, करियर और प्यार एक जैसे नहीं होते। अगर ये जी खुद तुम्हें प्रपोज करे और तुम्हारे साथ रहने की जिद करे तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। सच में वो एक अमीर घराने से है। तुम जैसे लड़के तो रोज ख्वाब देखते हो कि कोई अमीर महिला मिल जाए, और जब मौका सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। लो युनजेंग ने कहा, मैं खुद भविष्य में एक बहुत अमीर इंसान बनूंगा। लो युनजेंग के इस जवाब को सुनकर वो समझ गई कि उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके इरादे और उसके लक्ष्य किसी भी अमीर घराने की साख से कहीं ज्यादा बड़े थे। झाओ लिंगजुन बेहद खुश था। उसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। पहली यह कि लुओ युनजेंग और शेन येजी के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है, और दूसरी यह कि लुओ युनजेंग शेन येजी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसका मतलब तो यह है कि अब मेरे पास उसे पाने का मौका और भी ज्यादा है। अगर वे गुलाब के फूल येजी के लिए नहीं थे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे मेरे लिए लाए गए थे। मुझे किसी भी हाल में इस लड़के को अपनी असली पहचान का पता नहीं चलने देना है, वरना वो फिर से हीन भावना महसूस करने लगेगा। एक बार जब मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूंगी और वह मेरे प्यार में बुरी तरह पागल हो जाएगा, तब मैं उसे सच बता दूंगी। लुओ युनजेंग की तरफ से अब झाओ लिंगजुन को कोई चिंता नहीं थी। उसे बस एक ही बात की फिक्र थी, और वह थी उसकी सबसे अच्छी सहेली। अगर वह लुओ युनजेंग के साथ रिश्ते में आती है तो इससे निश्चित रूप से शेन येजी को दुख पहुंचेगा। इस बारे में उसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया था कि इसे कैसे संभाला जाए। वो प्यार और दोस्ती इन दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहती थी। तभी तेज आवाज के साथ गाड़ी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के नीचे आकर रुकी। आसपास खड़ी लड़कियां हैरान होकर चिल्लाने लगी, वाह क्या सुपर कार है, कौन सा अमीर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने आया है। वहां से गुजर रही लड़कियां उत्सुकता से देखने लगी और कुछ ने तो अपने फोन से फोटो भी खींचनी शुरू कर दी। झाओ लिंगजुन हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लिए कार से उतरी और बोली, ये गुलाब वैसे भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तो मैं मान लेती हूं कि ये तुमने मुझे दिए हैं। उसे देखते ही लड़कियां जोर से चिल्ला पड़ी, अरे क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी दिखने वाली झाओ लिंगजुन नहीं है? हाँ वही है। वेलकम पार्टी में उसके ईलू शेंग हुआ गाने ने तो हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, लेकिन सुना था कि उसका बॉयफ्रेंड तो जुंगयुआन का टॉपर लुओ युनजेंग है। फिर यह किसी अमीर लड़के के साथ कैसे घूम रही है? अरे गलत बातें मत फैलाओ। हो सकता है कि कार में बैठा शख्स उसका कोई साधारण दोस्त हो। आम दोस्त भला गुलाब का फूल गिफ्ट करते हैं क्या? और उसका चेहरा देखो, एकदम प्यार में डूबा हुआ लग रहा है। भाई जल्दी देखो, कार में बैठा लड़का शायद लुओ युनजेंग ही है। उसने हल्के रंग का सूट पहना है और चश्मा भी लगाया है। मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं। हे भगवान, ये तो सच में वही है। तो लुओ युनजेंग एक अमीर खानदान का लड़का है, मुझे याद है। उसने तो स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में कहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसके पास ट्यूशन फीस भरने के पैसे तक नहीं है। लेकिन भूलिए मत, उसे 3 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। 3 लाख, उसमें तो स्पोर्ट्स कार आ जाती है। वैसे मुझे कारों की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी देखकर ही लग रहा है कि करोड़ों की होगी। ये सारी बातें झाओ लिंगजुन के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसने इन पर ध्यान नहीं दिया। वो तो चाहती थी कि उनके अफेयर की खबरें और फैले, लेकिन आगे से इस लड़के को थोड़ा लो प्रोफाइल रहना होगा। मेरी पहचान ऐसी है कि मैं ज्यादा दिखावा नहीं कर सकती। अध्याय 67, फिर से खाना भेजना और पैसे देना। मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगी? फूजियाओ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी अपार्टमेंट में बाई चुक्सिया गहरी नींद से जागी और छत को घूरती रह गई। पिछली रात का वो जबरदस्ती वाला किस अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। ये लड़का सच में बहुत ढीठ है, लेकिन जो हुआ उसके पीछे ठोस वजह थी, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। वह तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सब मेरी उस जुबान की गलती है।
मैंने शराब ही क्यों पी, वरना मैं लगभग पकड़ी ही गई थी। ये लड़का वाकई बहुत होशियार है। पिछली रात की यादें ताजा करते हुए बाई चुक्सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लुओ युनझेंग, लुओ युनझेंग, ये तो मेरा पहला। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा सोचा। कल रात लुओ युनझेंग ने उसे बेबी कहा, उसकी कमर में हाथ डाला और उसे चूमा। लंबे समय से शांत पड़ा उसका दिल एक शांत झील में पत्थर गिरने जैसा महसूस हुआ और उसमें लहरें उठने लगी। बाई चुशिया ने हल्के से अपने निचले होंठ को काटा और अपने घुटने मोड़ लिए। उसका मन खुशी से खिल उठा। हे भगवान, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। बाई चुशिया झटके से उठ बैठी और अपने सिर को थपथ पाया। उसने अपना फोन उठाया और लुओ युनजेंग को मैसेज भेजा, क्या तुम उठ गए? कल रात के लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हें जो 100 रुपए भेजे थे तुमने स्वीकार क्यों नहीं किए? बाई चूशिया ने सोचा, स्वीकार कर लो। 100 रुपए फाइन, पोस्टेज और पार्किंग का खर्च है। तुमने मेरी मदद की तो ये तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी जेब से पैसे खर्च हों। उसने एक और मैसेज टाइप किया, क्या आज दोपहर में तुम्हारे पास समय है? मैं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए खाना खिलाना चाहती हूं। लुओ युनजेंग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। उसे अभी शेन येजी का फोन आया था कि वह हॉस्टल के नीचे आकर कुछ सामान ले जाए। गुड मॉर्निंग येजी, आज वीकेंड है। तुम सुबह सुबह स्कूल क्या कर रही हो? शेन येजी ने लुओ युनजेंग को एक बैंक कार्ड थमाया और दूसरे हाथ में एक इंसुलेटेड बैग लिए खड़ी थी। उसके पीछे थोड़ी दूर पर उसकी पर्सनल फीमेल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड खड़े थे। लुओ युनजेंग की नजर नीचे बैंक कार्ड पर गई। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अपना स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहते? इस कार्ड में मेरे बचपन से जमा किए हुए ईदी के पैसे हैं, तुम इसे इस्तेमाल कर लो। मुझे पता है ये काफी नहीं होंगे, पर तुम पहले इसे इस्तेमाल करो, बाकी मैं बाद में और इकट्ठा कर दूंगी। लुओ युनजेंग ये सुनकर सन्न रह गया। मैंने कल रात ही तो बस अपने स्टार्टअप प्लान का जिक्र किया था और इसने अगले ही दिन मुझे पैसे लाकर दे दिए। क्या ये लड़की पागल है? मैं खड़ा खड़ा बस उसे देखता ही रह गया। शय्यस ने वो कार्ड मेरे हाथों में थमा दिया और बोली, कुनकन दीदी ने मुझे डिज्नीलैंड चलने के लिए बुलाया है। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया होगा ना? क्या तुम्हारे पास हमें ज्वाइन करने का समय है? मैंने कहा, मुझे आज अपनी मौसी के घर जाना है। ठीक है। शय्यस ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके आंखों में थोड़ी मायूसी साफ झलक रही थी। तो फिर मैं और चिवन दीदी ही जाएंगे। मैं उसे हॉस्टल में लेने जा रही हूं। बाय बाय। रुको, मैंने उसे रोका। मेरे पास पैसे हैं, अभी स्टार्टअप शुरू किया है तो उतने खर्च नहीं होंगे। मैंने उसे उसका बैंक कार्ड वापस लौटाते हुए कहा, शुक्रिया। कल रात मेरे स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर किसी को भरोसा नहीं था, सिर्फ तुमने मेरा साथ दिया और आज तुम सीधे स्कूल आ गई मुझे पैसे देने। भाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम्हारी भावनाएं समझ गया, पर ये पैसे तुम वापस ले जाओ। अरे तुम रख लो ना इसे। बाय। शय्यस ने कार्ड वापस मेरी तरफ धक्का दिया और मुड़ने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ इंसुलेटेड बैग ऊपर उठाया। मैं तो भूल ही गई थी, ये लो तुम्हारे लिए नाश्ता, लॉचेंग बीफ सूप। पता नहीं असली स्वाद है या नहीं। ये इंसुलेटेड बैग अभी तुम ही रख लो। तुमने ये क्या कर दिया? मैंने शय्यस को जाते हुए देखा। वो बड़े हल्के कदमों से जा रही थी। उसके लहराते बाल और वो सादगी भरी खुशबू हवा में घुल रही थी। तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। कभी खाना भेजती हो, कभी पैसे। अब बताओ मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? वेन वेन और ये जी। अरे मेरा दिमाग भी ना, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। बैंक कार्ड का पासवर्ड है सातो वेदा। यह पासवर्ड देखते ही समझ आ गया कि यह तुम्हारा जन्मदिन है। तुम मुझ पर सच में बहुत भरोसा करते हो। डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पैसे उड़ा दूंगी? लुओ युनजेंग को बहुत उत्सुकता थी कि आखिर कार्ड में कितने पैसे हैं। एक हफ्ते पहले ही तो उसने मेरे लिए घड़ी खरीदी थी, जिस पर 16,80,000 खर्च हुए थे। तब उसने कहा था कि यह उसकी अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी है, तो पक्का यही वो कार्ड होगा। अगर ऐसा है तो कार्ड में शायद कई मिलियन तो होंगे ही। तभी गाइड का भी मैसेज आया। लुओ युनजेंग ने अब जाकर बाई चुशिया का मैसेज देखा, जो उसे खाने पर बुला रही थी। मेरे पास वक्त ही कहां है। आंटी शे मुझे गहराई से बात करने के लिए बुला रही हैं। झाओ लिनजुन और शेन येजी मुझे डिज्नीलैंड ले जाना चाहती हैं और तुम मुझे खाने पर बुला रही हो। क्या तुम सब मुझे टाइम मैनेजमेंट मास्टर समझते हो? तभी उसका दूसरा फोन वाइब्रेट हुआ। एविल सिस्टर का मैसेज आया था कि वह सीक्रेट बेस के लिए निकल चुकी है, जल्दी आओ। देखो, जो कहा वही हुआ। लुओ युनजेंग ने बाई चुशिया को विनम्रता से मना कर दिया। उसने कल ही शेन ईरान के साथ मिलने का प्लान बनाया था। उसे शेन ईरान से अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। उसके पास अभी 35 लाख से भी कम पैसे थे और अगर शेन येजी के पैसे भी मिला लें तो कुल मिलाकर 1 करोड़ से कुछ ज्यादा ही होंगे। इतने से निवेश से एआई सॉफ्टवेयर बनाना नामुमकिन था। उसके लिए कम से कम 10 करोड़ की जरूरत थी। उसने सोचा कि वह शेन ईरान से ही फंडिंग की बात करेगा। ऊपर जाकर नाश्ता किया, हाथ मुंह धोया, अपना लैपटॉप उठाया और दबे पांव बाहर निकल गया। उसके तीनों रूममेट्स अभी भी गहरी नींद में खराटे ले रहे थे। आखिर वीकेंड था, दोपहर तक सोए बिना उन्हें कहां चैन आने वाला था।
जोरदार आवाज के साथ लुओ युनझेंग ने अपनी लेम्बोर्गिनी स्टार्ट की और वेस्ट गेट से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ा। शेन यिरेन इंटरनेशनल कम्युनिटी के गैराज में बेबी आ गया, जल्दी आओ, दीदी को गले लगाने दो, 3 दिन से नहीं देखा, दीदी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। शेन यिरेन ने दरवाजा खोला और लुआ युनजेन को गले लगा लिया। क्या 3 बार किस कर सकती हो? 3 दिनों के आराम के बाद उसकी एनर्जी पूरी तरह वापस आ गई थी। उसने आज एक डार्क रेड कलर की टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। क्या तुम इन दिनों बहुत बिजी थे? लुआ युनजेन ने स्लीपर पहने और कहा, हाँ, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? शेन यिरेन ने अपने लाल नेल पॉलिश वाले नाखून से लुआ युनजेन के गालों को धीरे से सहलाया। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? चलो भी कहने दो। शेन यिरेन लुआ युनजेन का हाथ पकड़कर लिविंग रूम की तरफ ले गई। उसने आवाज देकर पर्दे बंद करने को कहा। लुआ युनजेन, सफेद पर्दे बंद हो गए। उसे सोफे पर बिठाया गया। शेन यिरेन उसके ऊपर बैठ गई और उसकी गर्दन में हाथ डालकर बोली, मेरी तरफ देखो, मुझे किस करो। अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वरना काम खत्म होते ही तुम फिर सो जाओगी। क्या बात है, तुम बताओ, क्या येजी ने कल रात घर आकर तुमसे कुछ कहा था? नहीं, कल रात बहुत देर से आई थी और मैं सो चुका था। आज सुबह जब मैं उठा तो उसकी दादी ने बताया कि वह सुबह जल्दी ही निकल गई। उसने कहा था कि वह झाओ लिंगजुन के साथ डेट पर जा रही है। क्या हुआ? देखो, यह क्या है? लुआ युनजेन ने अपनी जेब से निकाला। बैंक कार्ड निकालते ही उस पर चिपके एल्सा प्रिंसेस के स्टिकर को देखकर शेन यिरेन समझ गया कि यह उसकी बेटी का कार्ड है। उसने गुस्से में कहा, मेरी बेटी का बैंक कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें पैसे देने चाहे तो तुमने मना कर दिया। क्या तुम मेरी बेटी के पैसे हड़प रहे हो? लो युनझेंग ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? कौन तुम्हारी बेटी के पैसे हड़प रहा है? कल रात क्लास के रियूनियन में मैंने बताया था कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं और तुम्हारी बेटी ने आज सुबह ही मुझे यह बैंक कार्ड दे दिया। शेन यिरेन की भौहें तन गई और चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। वो पहले से ही जानता था कि शेन ये चीज अक्सर लो युनझेंग के लिए नाश्ता लेके जाती है, लेकिन अब उसने सीधे पैसे भी दे दिए और वो भी बिना उसे बताए, वह भी पूरे 10 करोड़ से ज्यादा। शेन यिरेन ने कहा, तुम तो मेरी बेटी से भी ज्यादा उदार निकले। देखो, मैं तुम्हारी बेटी के पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा, वरना मैं तुम्हें यह बताता ही नहीं। तुम ये कार्ड उसे वापस दे दो। लो युनझेंग ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मूर्ख हो क्या? अगर मैंने अभी उसे यह कार्ड वापस दिया तो पोल नहीं खुल जाएगी। कार्ड की बात छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम ऐसा कौन सा स्टार्टअप शुरू कर रहे हो जिसके लिए इतने सारे पैसों की जरूरत है? क्या तुम्हारा मतलब है कि इस कार्ड में बहुत ज्यादा पैसे हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? शेन यिरेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अध्याय 68, फीमेल डेविल। शेन यिरेन ने कहा, रुको रुको, मेरा सिर दुख रहा है। तुमने क्या कहा? येजी के कार्ड में 10 करोड़ से ज्यादा हैं। यह उसकी बचपन से लेकर अब तक की पूरी जमा पूंजी है। यह सुनकर लो युनझेंग पूरी तरह दंग रह गया। वह जितना हैरान था उतना ही भावुक भी हो गया। उसने सोचा, यह लड़की, इसने अपनी पूरी कमाई मुझे दे दी। सच में इसने तो अपना दिल ही मेरे सामने निकाल कर रख दिया है, बिना कुछ छुपाए। सच में वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। शे यिरेन को अचानक अपनी ही बेटी पर जलन महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी ने उसे पीछे छोड़ दिया हो। वो बड़बड़ाई, तुम कमबख्त लड़की, तुम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो जैसे मैं उसके साथ अच्छी नहीं हूं। फिर उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लुओ युनजेंग ने बैंक कार्ड टीपॉय पर रख दिया और बोला, तुम उसे दे देना। कह देना कि बाहर अचानक मुलाकात हुई थी और मैंने तुम्हें यह कार्ड दे दिया। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें देना है तो खुद दे देना। शे यिरेन ने अपनी बात जारी रखते हुए पूछा, अब बताओ, तुम आखिर कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो? युनजेंग ने अपने ईआई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। शे यिरेन जैसे जैसे सुनती गई वैसे वैसे हैरान होती गई। हे भगवान, XGPT, डोबाओ और डीप सीक से भी ज्यादा एडवांस एआई सॉफ्टवेयर, यह मुमकिन कैसे है? लुओ युनजेंग ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे 3 से 5 महीने का समय दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में डार्क हॉर्स किसे कहते हैं। हो सकता है तब तक मेरी नेटवर्थ तुमसे भी ज्यादा हो जाए। यह सुनकर से यिरेन चौंक गई। उसने कहा, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सच कहूं तो तुम्हारा यह प्रोजेक्ट बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा है। तुम्हें बता दूं, हमारे शे ग्रुप ने पिछले साल एक एआई प्रोजेक्ट पर काम किया था जो पूरी तरह फ्लॉप रहा। पैसा समस्या नहीं थी, दिक्कत टेक्नोलॉजी की थी। तुम अभी कॉलेज के पहले साल के छात्र हो, आखिर तुम्हारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? हमारी कंपनी में दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स काम करते हैं, क्या तुम उनसे भी ज्यादा काबिल हो? लुओ युनजेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि टैलेंट किसे कहते हैं? मैं प्राइमरी स्कूल से ही कोडिंग सीख रहा हूं और मेरी तकनीक एकदम जबरदस्त है। इन सालों में मैंने छुपकर बहुत रिसर्च की है। सफलता की दर 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% तो पक्की है। सच में?
सुनने में तो यह मुझे पूरी तरह से झांसा देना लग रहा है। तुम्हें झांसा देकर मुझे क्या मिलेगा? बेशक अकेले मेरे दम पर यह मुमकिन नहीं है। मुझे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हायर करनी होगी। बताओ, क्या तुम इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो? लो युनजेंग ने गंभीरता से कहा कि डीप सीक की वैल्यूएशन 200 अरब से ज्यादा है। मेरी तकनीक डीप सीक से भी बेहतर है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन कम से कम 300 अरब से ज्यादा होगी। तुम अभी इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल शेयर्स मिलेंगे। तुम्हारा शेन ग्रुप पारंपरिक उद्योगों पर टिका है और धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें खानदानी बिजनेस सौंपा है। क्या तुम इसे ऐसे ही बर्बाद होते देख पाओगे? अगर यह तुम्हारे हाथों बर्बाद हुआ तो तुम अपने परिवार के लिए गुनहगार कहलाओगे। एआई एक उभरता हुआ उद्योग है और आने वाले 10 साल एआई के ही होंगे। मैंने तुम्हें मौका दिया है। अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे शेन परिवार को हमेशा समृद्ध बनाए रखूंगा, और अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो बाद में तुम्हें अपने हाथ मलने पड़ेंगे, यानी बहुत पछतावा होगा। शेन यिरन सोच में पड़ गया। 300 अरब की वैल्यूएशन? यह लड़का तो हवा में बातें कर रहा है। शेन यिरन खामोश हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा प्रभावित भी हुआ। लुओ युनजेंग की बातों में गजब का जादू था। उसकी बातों में लोगों को अपनी तरफ खींचने की जबरदस्त शक्ति थी। हालांकि 300 अरब की मार्केट वैल्यू वाले शेन ग्रुप का मालिक होने के नाते शेन यिरन बिजनेस के मामलों में काफी समझदार था, और वह लुओ युनजेंग की कुछ बातों से आसानी से बहलने वाला नहीं था। आखिरकार लुओ युनजेंग अभी 18 साल का ही बच्चा था, लेकिन वो कुछ नया करने के लिए काफी उत्साहित था। उसकी नजरों में लुओ युनजेंग एक जीनियस था। अगर दूसरे लोग कोई काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा, तुम्हारे पास स्टार्टअप का आइडिया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। एक काम करो, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें एआई डिपार्टमेंट का मैनेजर बना देता हूं। तुम एआई सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम संभालो। अगर तुम फेल भी हो गए तो इसे एक ट्रेनिंग समझ लेना। यह सुनकर लुओ युनजेंग बोला, इसमें कोई मजा नहीं है। मुझे तो अपना बिजनेस शुरू करके खुद मालिक बनना है। तुम्हारे नीचे काम करने के लिए कौन बैठा है? मेरी टेक्नोलॉजी की कीमत कम से कम 300 अरब है। तुमने मेरे आदमी को तो बहका ही लिया। अब मेरी 300 अरब की संपत्ति हड़पने का इरादा है। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? शेन यिरेन उसकी बातों पर हंस पड़ा। तुम सच में कितने बेपरवाह हो। तुम्हें क्या लगता है कि मालिक बनना इतना आसान है? मैं तो बस तुम्हारा रिस्क कम करने की कोशिश कर रहा हूं। लुओ युनजेंग ने जवाब दिया, कोई रिस्क नहीं है। टेक्नोलॉजी मेरी होगी और इन्वेस्टमेंट तुम्हारा। अगर नुकसान हुआ भी तो तुम्हारे पैसे डूबेंगे। मेरा तो बस थोड़ा समय खराब होगा। शेन यिरेन हंसते हुए बोला, कितने बेशरम हो तुम तो बहुत चालाक निकले। क्या मेरे पैसे पैसे नहीं हैं? लुओ युनजेंग ने कहा, फालतू की बातें छोड़ो, बस इतना बताओ कि तुम पैसे लगाओगे या नहीं। शेन यिरेन ने पूछा, क्या तुम वाकई गंभीर हो? लुओ युनजेंग बोला, बिल्कुल, वरना मैं तुम्हें इतनी देर से समझा क्यों रहा था। शेन यिरेन ने पूछा, तुम्हें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? लुओ युनजेंग ने कहा, इसका सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम डीएस का उदाहरण ले तो कहा जाता है कि डीएस की कुल डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। मैं जो एआई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं वो फुल मोडालिटी वाला है, और इसके फीचर्स उससे कहीं ज्यादा एडवांस हैं। डीएस ज्यादा है, लागत डीएस से कहीं ज्यादा है। मेरा अंदाजा है कि कुल निवेश 5 करोड़ के आसपास होगा। 5 करोड़? तुम तो बड़े मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। 5 करोड़ शेन यिरन के लिए असल में कोई बड़ी बात नहीं है। असली मुद्दा यह है कि प्रोजेक्ट भरोसेमंद नहीं लग रहा। लुओ युनजेंग यह सब बोलते बोलते थक गया था। उसने शेन यिरन की कॉफी उठाई और एक ही बार में पूरी गटक गया। 5 करोड़ कुल निवेश है। शुरुआत में इतनी राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पहले 1 करोड़ लगा सकते हो और बाद में और पैसे बढ़ा देना। मेरी बेटी ने तुम्हें जो 1 करोड़ दिए थे, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए? हम लुओ युनजेंग ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर तुम सहमत हो तो उसे लेना भी ठीक रहेगा। उसे तुम अपनी तरफ से निवेश मान लेना। तुम मां बेटी दोनों 1-1 करोड़ लगाओ। 1 साल के अंदर कम से कम 100 गुना मुनाफा होगा। हा, लड़के, तुम तो सपने दिखाने में मुझसे भी आगे निकले। शेन यिरन ने मजाक में पूछा, अगर हम दोनों 1-1 करोड़ लगाती हैं तो तुम हमें कितने फीसदी शेयर दोगे? 5-5% कैसा रहेगा? सिर्फ 5%? तुम तो सच में लूट रहे हो। क्या 5% कम है? मेरा ए सॉफ्टवेयर कम से कम 3000 अरब का है, तो 5% का मतलब हुआ 150 अरब। तुम लोग 1 करोड़ लगाकर 150 अरब का फायदा ले रही हो। यह तो बहुत बड़ा मुनाफे का सौदा है। मुझे सपने दिखाना बंद करो। हर वक्त 3000 अरब की बात करते हो। अगर तुम सच में 3000 अरब की वैल्यू वाला ए सॉफ्टवेयर बना सको तो मैं तो तुम क्या करोगी? क्या तुम मुझे अपना बच्चा दोगी? मजाक बंद करो। मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूं और अभी पिता नहीं बनना चाहता। हाँ, खैर, अगर तुम सफल हो गए
तो तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो सब दूंगी, चाहे जो भी मांग हो मैं सब मान लूंगा। ठीक है, ये तुमने कहा है तो फिर बात पक्की रही। कैसी बात पक्की? तुमने बहुत अचानक कह दिया, मेरी कोई मानसिक तैयारी नहीं थी, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। तो जल्दी सोचो, क्योंकि नेशनल डे तक मुझे ऑफिस के लिए जगह किराए पर लेनी है। इतनी जल्दी? कोई टेक कंपनी है क्या? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, वरना बाद में तो कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा। शेन यिरेन मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सच में कंपनी खोल रहा है तो क्यों ना सीधे शेन सिटी ग्रुप की बिल्डिंग में ही ऑफिस ले ले, इससे भविष्य में मिलना जुलना आसान रहेगा। बात खत्म होते ही शेन यिरेन ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अब तुम्हारे दिखाने का वक्त आ गया है। ठीक है। लुओ युनजेंग ने कॉफी का कप रखा, एक वेट वाइप से अपने होंठ पोंछे और उसकी पतली कमर को थामकर चेहरा घुमाकर उसे चूम लिया। इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए लुओ युनजेंग ने काफी मेहनत की। लिविंग रूम से बालकनी तक, फिर किचन और वॉशरूम में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तभी आवाज आई, टिंग, दूसरों की मदद करने के लिए आपको 355 पॉइंट्स मिले हैं। नहाने के बाद लुओ युनजेंग ने शेन यिरेन को गोद में उठाकर बेडरूम में रखा। शेन यिरेन जैसे ही लेटा, लुओ युनजेंग फिर से उसके ऊपर झुक गया। नहीं, जब तुम आए थे तब मैंने कहा था ना, हर बार मिलने पर सिर्फ एक बार ही होगा। दोपहर का समय था। टिंग, दूसरों की मदद करने के लिए आपको 356 पॉइंट्स मिले हैं। शेन यिरेन ने सोचा, अब तो यह मुझे छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही उसने सांस लेने की कोशिश की, लुओ युनजेंग फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। रुको रुको रुको, शेन यिरेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ये थोड़ा निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। मैंने मना कब किया कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा? मैं करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्या बस इतना काफी नहीं है? तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। नाटक बंद करो। 2 करोड़ दीदी पहले 2 करोड़ इन्वेस्ट करेंगी और साथ ही तुम्हें एक पूरी फ्लोर की फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस बिल्डिंग भी मुफ्त में देंगी, वो भी सीधा शेन ग्रुप की इमारत में। बस मुझे बख्श दो, ठीक है? राजी? 2 करोड़? तुम मां बेटी मिलकर 3 करोड़ दे रही हो और ऊपर से एक ऑफिस फ्लोर भी। लुओ युनजेंग झटके से बिस्तर से उछलकर बैठ गया और शेन यिरेन के लंबे और खूबसूरत हाथों को थामते हुए बोला, शेन जी, पार्टनरशिप पक्की रही। अध्याय 69। खूबसूरत ट्रैफिक पुलिस की मुलाकात मानव तस्करों से हुई। लुओ युनजेंग ने स्पीड मोड चालू कर दिया। लुओ युनजेंग ने अपने सीक्रेट बेस पर झटपट दोपहर का खाना बनाया और एक हिस्सा शेन यिरेन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर वह रात तक नहीं सोती तो शायद उठ भी नहीं पाती। काफी दिनों से उसने लॉटरी नहीं खेली थी तो हाथ में थोड़ी खुजली हो रही थी। खाना खाते लुओ युनजेंग ने सिस्टम को एक्टिवेट किया। सिस्टम बैलेंस 1127 था। 10 पॉइंट्स वाले छोटे इनाम तो अब उसे लुभाते भी नहीं थे। इसलिए उसने सोचा, चलो पहले 100 पॉइंट्स का छोटा सा ड्रॉ करके मन को शांत करते हैं। लॉटरी ड्रॉ शुरू। बधाई हो होस्ट, आपको फर्स्ट लेवल एक्सीडेंट कार्ड मिला है। टारगेट को गंभीर चोट पहुंचाने में सक्षम, कृपया सावधानी से इस्तेमाल करें। मुझे ये क्यों दे रहे हो? मैं तो एक नेक दिल और मदद करने वाला नौजवान हूं, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। लुओ युनजेंग हैरान होकर इनाम को सिस्टम स्पेस में स्टोर कर लिया। चलो अब 1000 पॉइंट्स वाला बड़ा वाला इनाम ट्राई करते हैं। लॉटरी ड्रॉ शुरू। बधाई हो होस्ट, आपको इनाम मिला है वर्ल्ड चैंपियन लेवल की फॉर्मूला 1 रेसिंग स्किल्स। आखिर मुझे रेसिंग स्किल्स क्यों दी जा रही हैं? मैं कोई प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर तो हूं नहीं। अचानक रेसिंग से जुड़ी अनगिनत जानकारियां और तकनीकें मेरे दिमाग में समाने लगी। इसमें लॉन्च कंट्रोल, ड्रिफ्टिंग, टर्निंग, गाड़ी के डायनामिक्स को महसूस करना, सामने आने वाली बाधाओं का पहले से अंदाजा लगाना और खराबी आने पर उसे तुरंत ठीक करने जैसी तमाम स्किल्स शामिल थी। चलो, वैसे भी हुनर कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने अभी गर्मियों की छुट्टियों में ही ड्राइविंग लाइसेंस लिया था और मेरी ड्राइविंग अभी काफी कच्ची थी। कल ही तो एक सुंदर महिला ट्रैफिक पुलिस ने मेरा चालान काट दिया था। लेकिन अब मामला बदल गया है। 1 सेकंड में मैं एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन गया हूं, और वो भी वर्ल्ड चैंपियन लेवल वाला। तभी फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। यह मेरी लेडी बॉस असिस्टेंट का मैसेज था। उन्होंने लिखा, लॉ थोंगशे, आपकी सू7 अल्ट्रा गैरेज में खड़ी है। गाड़ी का नंबर EXXX है और चाबियां तथा गिफ्ट बैग घर के बाहर वाले लॉकर में रख दिए गए हैं। क्या बात है, लोग तो सू7 बुक करने के बाद 6 महीने से ज्यादा का इंतजार करते हैं, और इन्होंने 1 महीने से कम में गाड़ी खरीदकर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। वाकई इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पैसा हो तो सब मुमकिन है। सिस्टम ने अभी मुझे चैंपियन ड्राइवर बनाया और उधर से आपने मुझे सू7 अल्ट्रा लाकर दे दी। क्या आप मुझे भड़का नहीं रही हैं? युनजेंग का हाथ गाड़ी चलाने के लिए मचल रहा था। उसने फौरन दरवाजा खोला और पासकोड डालकर लॉकर से चाबियां और गिफ्ट बैग निकाल लिए। उसका मन तो था कि अभी जाकर एक चक्कर लगा लूं, लेकिन तभी झाओ लिंगजुन की वीडियो कॉल आ गई। लुओ युनजेंग घर के अंदर नहीं गया, बल्कि बाहर से ही दरवाजा बंद करके सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। खिड़की के पास जाकर वीडियो कॉल क्यों उठा रहे हो? क्या तुम अभी भी अपनी छोटी बहन के घर पर हो?
वीडियो कॉल में झाओ लिंगजुन डिज्नीलैंड के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। उसने कहा, हाँ अभी खाना खाया है, तुम लोग बहुत मजे कर रहे होगे। उसने जवाब दिया, ठीक ठाक है। ये जी ने तुम्हें रात को डिज्नीलैंड में फायरवर्क्स शो देखने के लिए बुलाया है, क्या तुम्हारे पास समय है? शेन येजी ने मेज के नीचे पैर पटकते हुए सोचा, ये तो तुमने खुद उसे इनवाइट किया था, मेरा नाम क्यों घसीट रही हो? सच में। झाओ लिंगजुन धीरे से मुस्कुराने लगी। कल रात लुओ युनजेंग ने उसे गुलाबों का एक गुलदस्ता दिया था, जिससे वह अभी तक बहुत खुश थी। लुओ युनजेंग वहां नहीं था तो उसे और शेन येजी को लग रहा था कि कुछ कमी सी है। लुओ युनजेंग ने कहा, रात को डिज्नीलैंड में फायरवर्क्स देखने जाना है, देखते हैं, मूड हुआ तो जाएंगे। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे मूड हुआ तो जाएंगे। बस तय हो गया, अगर नहीं आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ मुझे। और येजी की तरफ से तुम्हारी छोटी बहन को हाय बोल देना। वीडियो कॉल कट करने के बाद लुओ युनजेंग ने दरवाजा खोला और कमरे में वापस आया। उसने सोचा कि रात को सुसात कार लेकर डिज्नीलैंड जाएगा और वहां अपना जलवा दिखाएगा। दोपहर का खाना खाने के बाद लुओ युनजेंग स्टडी रूम में आया, खिड़की के पास बैठा और अपना लैपटॉप खोलकर एए सॉफ्टवेयर के शुरुआती डेवलपमेंट पर काम करने लगा। वैसी काम में डूब गया और शाम हो गई। बीच में उसे फांग सैफेंग का वीडियो कॉल आया। फांग सैफेंग विदेश में मिलिट्री एक्सचेंज वीक में हिस्सा ले रही थी। वहां अभी सुबह हो रही थी। दोनों ने लगभग 15 मिनट तक खूब बातें की। फिर फांग सैफेंग अपना फोन जमा करके मीटिंग के लिए चली गई। दीदी जागो, अंधेरा हो गया है, क्या बाहर खाना खाने चलना है? लुओ युनजेंग मास्टर बेडरूम में गया और उसने शेन यी को जगाने के लिए थोड़ा हिलाया। शेन यिरेन कमजोरी से बुदबुदाते हुए बोला, नहीं मैं थक गया हूं, बिस्तर पर जाकर दीदी के साथ सो जाओ। हम, चलो छोड़ो, तुम खुद जाकर खाना खा लो। देखो तुम डर गए ना, ठीक है मैं डिज्नीलैंड जाकर तुम्हारी बेटी से मिलता हूं। तुम। शेन यिरेन ने धीरे से आंखें खोली और कहा, क्या तुम पिटना चाहते हो? घबराओ मत, झाओ लिंगजुन ने मुझे आतिशबाजी देखने के लिए बुलाया है, बाय बाय। लुओ युनझेन ने सुसेवन की चाबियां और कार्ड उठाया, दरवाजा खोला और नीचे गैरेज की ओर चला गया। अपने ज्वानशुल पार्किंग स्पॉट पर पहुंचकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अरे वाह, यह तो वही व्हाइट डॉग वर्जन वाली सुसेवन है जिसे लोग मजाक में ग्रीन बेल्ट वॉरियर कहते हैं। चलो देखते हैं कि क्या यह सच में ग्रीन बेल्ट पर चढ़ सकती है या नहीं। लुओ युनझेन कार में बैठा और फीचर्स को समझने लगा। उसने हल्का सा एक्सीलरेटर दबाया और कार आगे बढ़ गई। इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार को चलाने के अनुभव में बहुत फर्क होता है। इलेक्ट्रिक कार काफी शांत और स्थिर होती है। सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद उसने पहले एक इंटर्नशिप स्टिकर खरीदा और उसे कार पर चिपका दिया ताकि ट्रैफिक पुलिस दोबारा चालान ना काट सके। जैसे ही वह सुरक्षित सड़क पर पहुंचा, उसने एक्सीलरेटर दबाया और चिल्लाया, अरे बाप रे, यह तो उड़ने ही वाली थी। सु7 की पावर और परफॉर्मेंस कई सुपर कारों से भी बेहतर है। इसकी हॉर्स पावर और 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने की क्षमता लैम्बोर्गिनी हुराकन से भी ज्यादा है। झोंगशान वेस्ट रोड पर पहुंचते ही लुओ युनझेन की नजर चौराहे पर खड़ी एक खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस पर पड़ी। उसने कहा, अरे यह तो वही है। आज उसने अपनी ड्यूटी की जगह बदल ली है। दोबारा जुर्माना भरने से बचने के लिए लुओ युनझेन ने जानबूझकर गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली। अभी उसने चौराहे से मुड़कर गाड़ी निकाली ही थी कि तभी उसने एक 30 साल के आसपास की एक महिला रोते हुए घबराई हालत में दौड़ती हुई आई और बोली, बहन बहन बहुत बुरा हो गया, हान हान को किडनैपर्स ने अगवा कर लिया है। क्या? महिला ट्रैफिक पुलिस तुरंत आगे बढ़ी और पूछा, कब की बात है और वो कहां गायब हुई? बस अभी की बात है। एम्यूजमेंट पार्क के मेरी गो राउंड एरिया में बहुत भीड़ थी। एक पलक झपकते ही वो गायब हो गई। यिन मैंने अभी तुम्हारे डिवीजन के चीफ को फोन कर दिया है। आसपास के पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। आप ही दीदी की कोई मदद कीजिए। ओह दीदी, आप पहले घबराइए मत। महिला ट्रैफिक पुलिस ने एक हाथ से महिला को सहारा दिया और दूसरे हाथ से अपना वॉकी टॉकी खोलकर बैकअप बुलाया। क्रॉसन वेस्ट रोड के एम्यूजमेंट पार्क से 3 साल की एक बच्ची को किडनैपर्स ले उड़े हैं। उसने 2 चोटियां बांधी हैं, लाल रंग की हुडी और काली पैंट पहनी है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। छोटी बच्ची हमारे पुलिस स्टेशन के ही एक कर्मचारी की है। यह जानकारी जैसे ही लुओ युनझेन के कानों में पड़ी, उसने गाड़ी की रफ्तार धीरे कर दी। उसका ध्यान अनजाने में आगे के ट्रैफिक की तरफ चला गया। उसकी नजरें आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज थी और वो गाड़ियों के काले शीशों के आर पार देख सकती थी। जब उसकी नजर ट्रैफिक के बीच चल रही एक रिफ्लेक्टिव फिल्म लगी कमर्शियल वैन पर पड़ी तो उसने एक ही बार में अंदर बैठी बच्ची को देख लिया। बच्ची की सिर्फ 2 चोटियां और ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था, जो संघर्ष कर रही थी और रो रही थी। लुओ युनझेन ने तुरंत खिड़की खोली, पीछे मुड़कर चिल्लाई, ऑफिसर, आगे जो काली वैन है जिसका नंबर H है उसमें संदिग्ध किडनैपर्स हो सकते हैं। इतना कहते ही लुओ युनझेन ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और पूरी रफ्तार से उस कमर्शियल वैन की तरफ दौड़ पड़ी। महिला ट्रैफिक पुलिस ने अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखा।
जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सायरन बजाते हुए वह तेजी से निकल पड़ा। शाम के पीक आवर्स के कारण सड़कों पर भारी ट्रैफिक था। लुओ युनजेंग पूरी कुशलता के साथ ट्रैफिक के बीच से बाइक को तेजी से निकाल रहा था। सच न जानने वाले ड्राइवर उसे कोस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह कोई बिगड़ैल लड़का है, तो कुछ ड्राइवर अपने फोन से वीडियो बना रहे थे ताकि उसे एक्सपोज कर सके। लुओ युनजेंग जल्द ही बिजनेस वैन के पीछे पहुंच गया ताकि अपराधियों को भनक न लगे और वे घबराकर उस छोटी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने वैन को ओवरटेक करने की कोशिश की ताकि उनकी गति को धीमा किया जा सके और पुलिस को घेराबंदी करने का समय मिल सके। मानव तस्करों को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने रियर व्यू मिरर में पुलिस की सायरन वाली लाइट देखी, वे तुरंत तेज रफ्तार में भागने लगे। भागते हुए उन्होंने कई कारों को टक्कर मारी और फिर फ्लाईओवर की तरफ दौड़ पड़े। अभी भी भागने की हिम्मत है? तुम बेवकूफों को पता भी है कि तुमने जिस बच्ची को किडनैप किया है वो एक पुलिस ऑफिसर के परिवार की है। ऊपर से इतने सुरक्षित शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदात कर रहे हो। इसे तुम्हारी हिम्मत कहें या तुम्हारी बेवकूफी। लुओ युनजेंग को अपनी पूरी जिंदगी में मानव तस्करों से सबसे ज्यादा नफरत थी। ऐसे लोग मौत के ही हकदार हैं। काले रंग की वैन को बेतहासा दौड़ते देख उसने अपनी बाइक को तेजी से सबसे दाहिने लेन में मोड़ा। फिर एक जोरदार स्टंट करते हुए उसने बाइक का अगला पहिया ऊपर उठाया और साथ ही स्टीयरिंग घुमाते हुए बाइक को कंक्रीट के डिवाइडर पर चढ़ा दिया। पूरी गाड़ी 45 डिग्री के कोण पर झुककर आगे बढ़ रही थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस एलिवेटेड रोड पर कोई इमरजेंसी लेन नहीं थी, सिर्फ एक बहुत ही संकरा रास्ता था। अरे बाप रे! बाकी गाड़ियां तो हैरान रह गई, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। डिवाइडर का गॉड अब हाईवे का गॉड बन गया था। कई ड्राइवर पहले तो यह समझे कि गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह आगे वाली बिजनेस वैन का पीछा कर रहा है। गजब! यह तो पक्का कोई माहिर खिलाड़ी है। 17वां अध्याय। शाओली, वो जिंगहुआ जो कि एक फर्स्ट क्लास पुलिस ऑफिसर और ट्रैफिक पुलिस टीम की कमांडर थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में लुओ युनजेंग ने काली बिजनेस वैन को ओवरटेक कर लिया। एक शानदार ड्रिफ्ट के साथ उसने अपनी गाड़ी घुमाई और वैन को सामने से टक्कर मारकर अपनी दमदार ताकत से उसे 2 मीटर पीछे धकेल दिया। लुओ युनजेंग ने सामने वाले को संभलने का मौका नहीं दिया। वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और बिजनेस वैन की विंडशील्ड की तरफ इशारा करते हुए रौब से चिल्लाया, पुलिस, सब नीचे उतरो और सिर पर हाथ रखकर बैठ जाओ। यह सब मानव तस्करों को डराने के लिए किया गया था। वैन के अंदर बैठे तीनों तस्कर वाकई डर गए और सुन पड़ गए। इसी बीच लुओ युनजेंग ने तेजी से ड्राइवर का दरवाजा खोला, उसे बाहर खींचा और गाड़ी की चाबी निकाल ली ताकि वह दोबारा भाग न सके। मादरे गबी, क्या यह वाकई पुलिस वाला है? वह तिकोनी आंखों वाली अधेड़ महिला यह सोचकर दंग रह गई। पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देते ही उस 3 पैरों वाले मानव तस्कर को होश आया। उसने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन लुओ युनजेंग के लिए उस वक्त जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। लुओ युनजेंग ने तेजी से पीछे का दरवाजा खोला, जहां एक अधेड़ उम्र की महिला तस्कर बैठी थी। उस महिला की गोद में वो छोटी बच्ची थी। लुओ युनजेंग ने बिना देरी किए एक जोरदार थप्पड़ उस महिला के मुंह पर जड़ दिया। वो तस्कर महिला एकदम से चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल लुओ युनजेंग ने उसके हाथों से उस छोटी बच्ची को छीन लिया। बच्ची की आंखें धुंधली थीं और उसका नजरिया बिल्कुल सुस्त था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई नशीली दवा दी गई है। यह देखकर लुओ युनजेंग को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरी ताकत के साथ ड्राइवर के पैर पर लात मारी। एक कड़ाक की आवाज आई और ड्राइवर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। गाड़ी में बैठी उस महिला को अभी होश भी नहीं आया था कि लुओ युनजेंग ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। एक और कड़ाक की आवाज के साथ उसका हाथ टूट गया। यह सारा मंजर वहां पहुंचने वाली महिला ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया। उसने अनजाने में ही अपने चेस्ट पर लगे बॉडी कैमरा को ढंक लिया, लेकिन एंगल गलत होने की वजह से वह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। महिला पुलिसकर्मी अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरी। जब उसने देखा कि बच्ची सुरक्षित है तो उसने फौरन ड्राइवर और उस महिला तस्कर को हथकड़ी लगा दी। फिर उसने लुओ युनजेंग की बाहों से बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। बच्ची को सही सलामत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, सब ठीक है, सब ठीक है। फिर उसने कहा, ऑफिसर, ऐसा लगता है कि इन तस्करों ने बच्ची को कोई नशीली दवा या शांत करने वाली दवा दी है। जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाओ, चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। महिला ट्रैफिक पुलिस घबराहट में इधर उधर देख रही थी। पुलिस की गाड़ी पीछे फंसी हुई थी और लगातार हॉर्न बजा रही थी। कुछ और पुलिस वाले भी वहां पहुंच रहे थे। लुओ युनजेंग ने कहा, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। महिला पुलिस वाले ने उसे शुक्रिया कहा और लुओ युनजेंग की गाड़ी में बैठ गई। महिला पुलिस ने पीछे आ रहे अपने साथियों को चिल्लाकर कहा
एक भाग गया है, वो सामने की तरफ है। लुओ युनजेंग को याद आया कि उसने दोपहर में एक फर्स्ट लेवल एक्सीडेंट कार्ड ड्रॉ किया था और वो सोच रहा था कि इसे कहां इस्तेमाल करे। उसने तुरंत सिस्टम को जगाया और उस एक्सीडेंट कार्ड को एक्टिवेट कर दिया। उसका निशाना वह तिकोनी आंखों वाली महिला थी। जैसे ही उसने टारगेट लॉक किया, सैकड़ों मीटर दूर एक जोरदार धमाका हुआ। वो महिला हवा में उछलकर सीधे सड़क पर जा गिरी। रेड लाइट पर खड़े ड्राइवर और राहगीर यह देखकर बुरी तरह डर गए। लोगों ने ऊपर देखा, वो ओवरब्रिज कम से कम 20 मीटर ऊंचा था। जब उन्होंने उस मानव तस्कर महिला को देखा तो उसका चेहरा जमीन की तरफ था, शरीर कांप रहा था और उसके पास खून बह रहा था। फुदान यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हॉस्पिटल में छोटी बच्ची को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर की शुरुआती जांच में पता चला कि वह खतरे से बाहर है। उसे पहले उल्टी कराने की दवा दी गई और फिर आगे की पूरी जांच शुरू हुई। टिंग, दूसरों की मदद करने के लिए 510 पॉइंट्स मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बच्ची की मां ने रोते हुए लुओ युनजेंग के हाथ पकड़ लिए। वह बच्ची के पिता और दादा दादी के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। नाना नानी और दूसरे रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के व्यंजन, वाइस व्यंजन और डिपार्टमेंट के हेड जैसे बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, छोटे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे के पिता अभी भी सदमे में थे। वहीं बच्चे की दादी रोते हुए शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बेचारी पोती का क्या होता। हमें इन वहशी मानव तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी। लो इंजिंग को महसूस हुआ कि ये परिवार वाले कोई आम लोग नहीं हैं। जब वह परिवार को सांत्वना दे रहा था तभी जोलिंजुन की वीडियो कॉल आई। उसने कहा, भाई, रास्ते में कुछ समस्या हो गई है, मैं डिज्नीलैंड नहीं आ पाऊंगा। लो इंजिंग एक तरफ जाकर वीडियो कॉल रिसीव करता है। जोलिंजुन उत्तेजित होकर बोला, मुझे पता है, अभी दोइन पर तुम्हारी वीडियो देखी। तुम सू-7 कार लेकर एलिवेटेड रोड पर इतनी रफ्तार से गाड़ी कैसे चला रहे थे? क्या हो गया था? तुम तो हमें डरा ही चुके थे। शनियज भी कैमरे के सामने आई और घबरा कर बोली, लो इंजन, तुम ठीक तो हो? तुम कहां हो? हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। लो इंजन ने कहा, नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मानव तस्कर पकड़े जा चुके हैं, बच्चा सुरक्षित है और मुझे भी कोई चोट नहीं आई है। बातचीत के दौरान ही 2 पुलिस अधिकारी उसके पास आए और बयान लेने के लिए पूछताछ करना चाहा। वीडियो कॉल काटकर लोनजन महिला ट्रैफिक पुलिस के साथ पब्लिक सिक्योरिटी सब ब्यूरो के लिए निकल पड़ा। महिला ट्रैफिक पुलिस फिर से उसी की कार में बैठी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे याद है, तुम वही हो ना? कल रात तुमने हुआंगे रोड पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था। लोअनजन ने जवाब दिया, हाँ वही हूं। आज मैंने गाड़ी पर इंटर्न का स्टिकर लगा लिया है। क्या हुआ, हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के लिए फिर से चालान काटेंगी क्या? लुओ युनजेंग की इस बात ने महिला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को हंसने पर मजबूर कर दिया। उनका तनाव काफी हद तक कम हो गया था। उन्होंने कहा, बेफिक्र रहिए, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आपने पुलिस की मदद के लिए अपराधी का पीछा किया। यह बहादुरी का काम है और आपके हालात पूरी तरह वाजिब है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, लुओ ने कहा। महिला पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस है मेरे पास। वैसे आपका नाम क्या है? मुझे याद है, आपका सरनेम लुओ है ना? उन्होंने कल रात ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा था। गाड़ी चलाते हुए लुओ ने जवाब दिया, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है ऑफिसर। मेरा नाम लुओ युनजेंग है। युन मतलब बादल और जेंग मतलब वक्त की दौड़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओयांग शुआन है। शुआन मतलब वो घास जो हवा में लहराती है। क्या आप स्टूडेंट है? कल ड्राइविंग लाइसेंस पर देखा था, आप सिर्फ 18 साल के हैं। हाँ, मैं फुदान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। वाह, फुदान यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार। पूरे रास्ते दोनों बातचीत करते रहे। ओयांग शुआन हाईवे पर लुओ की ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ करते नहीं थक रही थी और बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। रास्ते में लुओ युनजेंग को लगातार अपने काउंसलर, क्लास टीचर और 3 रूममेट्स के फोन आते रहे। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का भी फोन आया था। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उसे अपनी मौसी का भी फोन आया, लेकिन उसने उसे काट दिया और बस एक मैसेज भेजकर बता दिया कि वो सुरक्षित है। तभी लुओ ने पूछा, कैप्टन ओयांग, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना है कि जिस छोटी बच्ची का अपहरण हुआ था वो आपकी भांजी है। बच्ची अब कैसी है? कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले शुहुई सब डिवीजन पहुंचे। ओयांग कैप्टन, जो एक छोटे लीडर हैं, उनके कंधे के बैच को देखकर लगता है कि वो ट्रैफिक पुलिस स्क्वाड के कैप्टन हैं। जब ओयांग शुआन अपनी टीम के साथ बातचीत कर रहे थे तो लुओ युनजेंग ने उन्हें गौर से देखा। उनके नैन नक्श बहुत प्यारे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें और मुस्कुराते समय उनके गालों पर 2 छोटे डिंपल्स पड़ते हैं। उनकी कदकाठी पतली है, लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर होगी और उनके बोलने का लहजा साफ तौर पर लोकल है। लुओ युनजेंग ने कभी कभी उन्हें टिकटॉक पर देखा था, जहां लोग प्यार से उन्हें स्मॉल डिंपल फ्लावर बुलाते हैं।
लुओ युनजेंग कार से डिज्नी से वापस शहर की तरफ जा रहे थे। शेन यिरन, जो कि एक काउंसलर और क्लास टीचर हैं, वो भी शुही सब डिवीजन पहुंच गई। अध्याय सामती। यह लेडी पुलिस ऑफिसर शेन यिरन की मां को जानती है। शेन येजी ने कहा, मां आप यहां कैसे? झाओ लिंगजुन शुही पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंची और वहां उन्होंने शेन यिरन को देखा, जो उनसे बस थोड़ी देर पहले ही वहां पहुंची थी। शेन यिरन ने पीछे मुड़कर कहा, तुमने मुझे फोन करके लुओ युनजेंग के बारे में चिंता जताई थी ना, इसीलिए मैं हालात देखने के लिए यहां आ गई। मुझे पता चला है कि लुओ युनजेंग का मामला वीरतापूर्ण कार्य के तहत आता है। बस कार का अगला हिस्सा थोड़ा सा टकरा गया था। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, बस एक बयान दर्ज करवाना है और वो बाहर आ जाएंगे। ओह, तो अब हम बेफिक्र हो सकते हैं। शेन येजी ने राहत की सांस लेते हुए अपनी मां झाओ लिंगजुन का हाथ थाम लिया। शेन यिरन अपनी बेटी के प्रति अपनी फिक्र के कारण वहां मौजूद थी। अच्छे दोस्त की चिंता देख किसी को भी शक नहीं हुआ। शमा, येजी पड़ोसी, तुम सब आ गए। काउंसलर बाई चूसिया और क्लास टीचर सु वानछिंग वेटिंग एरिया से बाहर आए। उप प्रधानाचार्य और शैक्षणिक मामलों के निदेशक भी वहां मौजूद थे। लुओ युनचेंग का इंसानों के तस्करों का पीछा करते हुए तेजी से गाड़ी चलाने का वीडियो जब टिकटॉक पर वायरल हुआ तो समाज में बहुत हलचल मच गई। स्कूल के अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना ही पड़ा। स्कूल पार्टी कमेटी के सचिव और जियांग प्रधानाचार्य, जो कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं, फिलहाल अस्पताल गए हुए हैं। जो हुई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के प्रमुख भी अस्पताल पहुंचे हैं, जबकि उप प्रमुख आज रात के मामले पर नजर रखने के लिए अपने दफ्तर में ही रुके हैं। इस वक्त उप प्रधानाचार्य के साथ मौजूद शेन ईरेन स्कूल के अधिकारियों और उप प्रमुख के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद लुओ युनचेंग पहले पूछताछ कक्ष से बाहर आए, जबकि ओयांग शुआन दूसरे कक्ष में अपना बयान दर्ज करा रहे थे। लुओ युनचेंग, तुम्हारी हालत कैसी है? झाओ लिंगजुन, शेन येजी और बाकी सब उनकी ओर लपके, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हूं। लुओ युनचेंग ने जब शेन ईरेन को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। इतनी हिम्मत, तुम यहां कैसे आ गए? शेन ईरेन ने मजाक करते हुए कहा, तुम तो दिन भर सोए थे, अभी भी थोड़े कमजोर लग रहे हो। लुओ युनचेंग, मैंने हाईवे पर तुम्हारा वह स्टंट वाला वीडियो देखा जिसमें तुम तस्करों का पीछा कर रहे थे। उसे 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं और हजारों कमेंट्स आए हैं। इंटरनेट यूजर्स तुम्हें मैजिक ड्रिवन कार गॉड कह रहे हैं। सब लोग हंस पड़े। उप प्रधानाचार्य ने हंसते हुए कहा, लुओ युनचेंग, तुम लड़के ने तो हमारा मान बढ़ा दिया। ब्यूरो के उप प्रमुख ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सदियों से कहावत है कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात। इतनी छोटी उम्र में तुमने जो किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। यह मामला जवान ए मर्द बहादुरी का है। केस की जांच पूरी होने के बाद हम तुम्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बस एक छोटी सी मदद थी। लुओ युनझेन ने क्लास टीचर और काउंसलर का शुक्रिया अदा किया। बाई चुशिया मन ही मन हैरान थी। उसने सोचा कि कल रात यह बंदा जिस तरह से मोड़ों पर गाड़ी भगा रहा था वो तो किसी प्रोफेशनल जैसा था। अभी अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, फिर इतनी बेहतरीन ड्राइविंग कैसे? क्या यह बंदा सच में टैलेंट का भंडार है? जैसे ही उसने ओयांग शुआन को पूछताछ कक्ष से बाहर आते देखा, बाई चुशिया फौरन बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल गई। उसे डर था कि कहीं ओयांग शुआन उसे पहचान न ले। अगर उसने कल रात वाली बात छेड़ दी तो उसकी पोल खुल जाएगी। वैसे अपना बयान दर्ज कराते वक्त ओयांग शुआन ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि लुओ युनझेन ने मानव तस्करों को लात मारी थी। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। बाई ने पहले ही बॉडी कैम की रिकॉर्डिंग देख ली थी, उसमें वो हिस्सा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अगर तस्कर इल्जाम भी लगाएंगे तो उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। खबर मिली थी कि तीनों तस्करों में से एक कोमा में है, एक की टांग टूट गई है और एक का हाथ। यह जानकर ओयांग शुआन का दिल खुश हो गया। अरे आंटी, आप यहां कैसे? ओयांग शुआन ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। ये जी भी साथ है, आप लोग यहां? लुओ युनझेन को हैरानी हुई कि यह महिला पुलिस ऑफिसर शेन यिरेन और उसकी बेटी को जानती है। दरअसल शेन यिरेन को खबर बहुत जल्दी मिल गई थी। रास्ते में ही उसे पता चल गया था कि जिस बच्ची का अपहरण हुआ था वह डोंगहाई हाई कोर्ट के जज की पोती है। शेन परिवार, जो मोदू के 4 सबसे बड़े परिवारों में से पहले नंबर पर आता है, उस परिवार की चीन और रसूखदार लोग कमोबेश संपरिवार से जुड़े हुए थे। ओयांग शुआन के पिता को संपरिवार के ही किसी सदस्य ने आगे बढ़ाया था, इसलिए ओयांग शुआन संपरिवार के लोगों को जानता था और उनके साथ उसके ताल्लुकात भी काफी अच्छे थे। ओ, तो असल में लुओ युनजेंग और येजी सिस्टर क्लासमेट्स थे। वह आज रात डिज्नीलैंड येजी सिस्टर के साथ आतिशबाजी देखने जा रहा था। अरे क्या इत्तेफाक है। ओयांग शुआन ने शनेजी की तरफ देखा और कहा, येजी सिस्टर, माफ करना, तुम्हारी आतिशबाजी में खलल पड़ गया। येजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं है। उसने पूछा, बेबी ठीक तो है ना? तब शनेजी को पता चला कि जो छोटी बच्ची किडनैप हुई थी वो ओयांग शुआन की भांजी थी। ओयांग शुआन ने कहा, यह सब तुम्हारे दोस्त की बदौलत हुआ। तुम्हारा दोस्त वाकई बहुत काबिल है।
ओयांग शुआन ने अपने फोन पर देखा रात के 10 बज चुके थे। उसने सब लोगों को देर रात के खाने के लिए न्योता दिया, लेकिन लुओ युनजेंग और बाकी लोगों ने विनम्रता से मना कर दिया। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, टीवी पत्रकारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सईरेन जानता था कि उसका छोटा साथी अभी भूखा है, इसलिए उसने पत्रकारों से लुओ युनजेंग की ओर से माफी मांगते हुए कहा कि वे किसी और दिन इंटरव्यू के लिए आए। मा जिहाओ, झांगची और चेन मोदेर से पहुंचे। उन तीनों को पता नहीं था कि लुओ युनजेंग बयान दर्ज कराने कहां गया है। उन्होंने फैकल्टी एडवाइजर से पूछा तो पता चला कि वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के बड़े अधिकारी अस्पताल गए हैं। सईरेन, लुओ युनजेंग, उसकी बेटी झाओ लिंगजुन, फैकल्टी एडवाइजर, क्लास टीचर और तीनों छात्र खाना खाने गए। डिनर के दौरान सईरेन ने ओयांग शुआन के बारे में बात शुरू की, जो 28 साल का था और ड्रैगन कंट्री की पुलिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। अभी वह शू हुई ब्रांच के ट्रैफिक पुलिस के पहले डिवीजन की 6ठी यूनिट के कैप्टन हैं। उनकी उम्र के हिसाब से आमतौर पर उन्हें सेकंड लेवल का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुलिस अकादमी से पढ़ाई की है। वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनका काम का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है, इसलिए उनकी रैंक तेजी से बढ़ी है। बेशक इसमें कुछ रसूख और जान पहचान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उनके पिता डोंगहाई हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट है, मां डोंगहाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्यूरो की डायरेक्टर है, बड़ी बहन एक प्रोसिक्यूटर है और जीजाजी जज है। ओयांग शुआन के जीजाजी के परिवार के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अस्पताल में लुओ युनजेंग के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वे भी किसी बड़े पद पर जरूर होंगे। लुओ युनजेंग ने ठंडी आह भरते हुए सोचा, आखिर मुझे जितनी भी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं, सबकी बैकग्राउंड इतनी तगड़ी क्यों होती है? बस झाओ लिंजुन ही थोड़ा ठीक है। 4 तारीख की सुबह लुओ युनजेंग अभी बिस्तर से उठाई था कि उसे कई अनजान नंबरों से फोन आने लगे। सब उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। प्रिंसिपल ने भी उससे संपर्क किया, क्योंकि उसने पिछली रात ओरिएंटल टीवी के डायरेक्टर को इंटरव्यू देने का वादा किया था। लुओ युनजेंग ने तैयार होकर कपड़े बदले और इंटरव्यू के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया। ओरिएंटल टीवी के अलावा वहां टोतियाओ और पेंगुइन जैसे ऑनलाइन मीडिया भी मौजूद थे। उसने मन ही मन सोचा, धत तेरे की, मुझे मशहूर नहीं होना था। परसों रात मैंने गाइड के बॉयफ्रेंड का नाटक किया था ताकि वह उस चिपको इंसान से पीछा छुड़ा सके। अगर उस चिपको इंसान ने यह इंटरव्यू देख लिया तो मेरी पोल नहीं खुल जाएगी। चलो छोड़ो, छोटी मोटी कीड़े मकोड़े जैसी बातों की परवाह कौन करे। पूरी सुबह लुओ युनजेंग अलग अलग मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू देता रहा। तभी बीच में उसे ओयांग शुआन का फोन आया कि बच्चा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। ओयांग परिवार ने आभार व्यक्त करने के लिए दोपहर में लुआ युनजेंग को दावत पर बुलाया। लुआ युनजेंग ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन जब ओयांग जुआन ने बताया कि शेन यिरान और उनकी बेटी के साथ साथ स्कूल के लीडर्स, क्लास टीचर और काउंसलर भी इस दावत में शामिल हो रहे हैं, तो वह मान गया। दोपहर के करीब लुआ युनजेंग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर निकला। कैंपस में उसे देखते ही छात्र उसकी तारीफ करने लगे। वे बोले, हेलो कार गॉड, मैंने टिकटॉक पर तुम्हारी रेसिंग वाली वीडियो देखी, वो बहुत शानदार थी। तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल रेसर लग रहे थे, जैसे हॉलीवुड की किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली वाइब आ रही थी। तुम्हारी वीडियो तो किसी बड़े ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट लग रही है, तुम्हें तो उसका विज्ञापन करना चाहिए। सब हंसने लगे और बोले, भाई तुम तो गॉड हो, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की हैं, कभी हमें भी अपनी कार में बिठाओ। लुआ युनजेंग ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और स्कूल लीडर्स की कार में बैठ गया। काउंसलर उस दावत में नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ओयांग जुआन उसे पहचान न ले। झाओ लिंगजुन सुबह से ही शेन येजी के घर पर था, तो दोपहर में वह शेन येजी और उनकी मां के साथ दावत के लिए निकल गया। अध्याय 72। नन्ही बच्ची ने कहा, बड़े भाई क्या आप मेरी मौसी से शादी करोगे? होटल के मुख्य द्वार पर ओयांग जुआन लुआ युनजेंग और स्कूल के स्टाफ का स्वागत करने के लिए खड़ा था। उसके पीछे उसकी बहन और उसका परिवार था। ओयांग परिवार के बाकी रिश्तेदार, दोस्त और शेन यिरान व उनकी बेटी समेत सभी मेहमान ऊपर बैंक्वेट हॉल में उनका इंतजार कर रहे थे। यह होटल शेन ग्रुप का अपना 6 स्टार होटल था। होटल जो लुजियाजुई में ओरिएंटल पर्ल टावर के पास स्थित है। आज यह महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं थी, इसलिए लुओ युनजेंग उसे लगभग पहचान ही नहीं पाए। कल ड्यूटी के दौरान उनका हेयर स्टाइल लो बन था, लेकिन आज उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे। उन्होंने ऊपर एक चेकर स्वेटर और नीचे हल्के नीले रंग की चौड़ी जींस पहनी थी। जब वह मुस्कुराती तो उनके गालों पर प्यारे डिंपल पड़ते, जो उन्हें एक पड़ोसी बड़ी बहन जैसा ताजा और सुकून देने वाला एहसास देते थे। लुओ युनजेंग ने अभी अभी येजी से सुना था कि डोंगहाई में तुम्हारी एक मौसी भी रहती हैं। उन्होंने कहा, मुझे पहले नहीं पता था। अगर तुम अभी अपनी मौसी को फोन कर सको तो उन्हें भी यहां बुला लो। ओयांग शुआन ने जवाब दिया, मेरी मौसी तो पहले से ही यहां आ चुकी हैं। ओयांग अधिकारी, आप इतनी औपचारिकता न दिखाएं,
मेरी मौसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हैं, वह डोंगहाई में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ओयांग शुआन ने फिर कहा, हमारे बीच निजी तौर पर मुझे अधिकारी मत कहिए, आप मुझे शुआन शुआनदी कह सकते हैं। लुओ युनजेंग, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओयांग शुआन की बहन ने दोनों हाथों से सूरजमुखी का एक बड़ा गुलदस्ता उन्हें भेंट किया। आज से आप हमारे परिवार के सबसे बड़े रक्षक हैं। लुओ युनजेंग ने फूल लेते हुए कहा, अरे नहीं, आप बहुत विनम्र हैं। मैं रक्षक जैसा कुछ नहीं हूं। उन्हें याद आया कि शेन यिरन ने कल रात बताया था कि ओयांग शुआन की बहन एक वकील हैं और उनके पति जज हैं। जजपति ने लुओ युनजेंग से हाथ मिलाया और कहा, जान बचाने का यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। भविष्य में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक बताइएगा। ओयांग शुआन ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हान हान, यही वो बड़े भाई हैं जिन्होंने कल तुम्हारी जान बचाई थी। जल्दी से इनका शुक्रिया अदा करो। नमस्ते बड़े भैया, धन्यवाद बड़े भैया। छोटी बच्ची ने एक पेंटिंग आगे बढ़ाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, बड़े भैया, यह आपके लिए है। लुक युनजेंग ने झुककर उस छोटी बच्ची के पास बैठकर पूछा, अरे वाह, क्या यह तुमने बनाई है? है। वह छोटी बच्ची किसी गुड़िया की तरह मुस्कुराई। क्लास टीचर ने झुककर देखा तो पाया कि ऑयल पेंटिंग वाले कागज पर एक बड़ा लड़का बना हुआ था, जिसने लाल रंग का लोहे का कवच पहन रखा था। उस लड़के की गोद में एक छोटा बच्चा था और कोने में सूरज मामा मुस्कुरा रहे थे। ओयांग शुआन ने हंसते हुए समझाया, लुक युनजेंग, चित्र में जो बड़ा लड़का है वह तुम हो और जो छोटा बच्चा है वो हन हन है। कल हन हन के मन में तुम्हारे लिए बस यही एक छाप बची थी। हन हन की नजरों में तुम एक आयरन मैन हो। हा हा, तुम सिर्फ 3 साल की हो और इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेती हो, और यह कितनी सजीव है, बहुत बढ़िया। लुक युनजेंग ने उस छोटी बच्ची के गालों को प्यार से दबाया। तारीफ सुनकर वह बच्ची खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओयांग शुआन, उनके दीदी जीजाजी, पार्टी कमेटी के उप सचिव, जियांग प्रिंसिपल, कार्यकारी उपाध्यक्ष, क्लास टीचर और हन शुआन उन सबको लेकर बैंक्वेट हॉल के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही लुक युनजेंग के चेहरे के हाव भाव बदल गए। दरवाजे पर लगे बोर्ड पर 3 बड़े और साफ अक्षरों में लिखा था, आभार भोज। ओयांग शुआन ने लुक युनजेंग को पहले अंदर चलने का इशारा किया और फिर सबसे कहा, सभी बड़े बुजुर्गों, अधिकारियों, दोस्तों और रिश्तेदारों, मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं। यही वह लुक युनजेंग है जिसने काल हन हन की जान बचाई थी। पल भर पहले तक शोरगुल से भरा हुआ पूरा बैंक्वेट हॉल अचानक पूरी तरह शांत हो गया और सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े लुक युनजेंग पर टिक गईं। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छोटे बच्चे के दादा दादी और नाना नानी समेत सभी रिश्तेदार एक साथ उठकर स्वागत करने लगे। अरे बाप रे, इतने सारे लोग! लुओ युनजेंग ने एक नजर पूरी महफिल पर डाली। वहां कुल 6 मेजें लगी थी। शेन यिरन, उनकी बेटी और झाओ लिंगजुन मंच के पास सबसे अहम यानी पहली मेज पर बैठे थे और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। झाओ लिंगजुन ने शेन येजी के कान में कुछ मजाक किया, जिसे सुनकर कार का यह गॉड पूरी तरह हैरान रह गया। जैसे ही शेन येजी ने लुओ युनजेंग को देखा, वह खुशी से झूम उठी और झाओ लिंगजुन का हाथ पकड़कर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। शेन यिरन भी उनके साथ आगे बढ़ी। यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चांसलर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए पहले लुओ युनजेंग का परिचय दिया। उसके बाद उन्होंने पार्टी सेक्रेटरी और जियांग प्रिंसिपल से मिलवाया और फिर ओयांग जियाई की तरफ से जब बाकी लोगों का परिचय दिया। उन्होंने बताया, ये हनहान के नाना हैं जो ईस्ट सी हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ओयांग हैं। ये हनहान की नानी है जो ईस्ट सी टेक्नोलॉजी ब्यूरो की डायरेक्टर चेन है। ये हनहान के दादा हैं जो ईस्ट सी प्रोक्यूरेटोरेट के डिप्टी प्रेसिडेंट ली हैं। और ये हनहान की दादी हैं जो ईस्ट सी कल्चर एंड टूरिज्म ब्यूरो से हैं। अरे भाई साहब, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस बच्चे के दादा दादी कोई मामूली इंसान नहीं होंगे। आज वहां कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, कोर्ट, प्रोक्यूरेटोरेट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अलावा ईस्ट सी सिटी पुलिस ब्यूरो के कमिश्नर जो कि डिप्टी मेयर भी थे, शुहुई ब्रांच के हेड और ट्रैफिक पुलिस के कैप्टन भी वहां मौजूद थे। सिटी पुलिस कमिश्नर बार बार झाओ लिंगजुन की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उन्हें कहीं देखा है। तभी उन्होंने पूछा, बहन येजी के पास बैठी हुई वो महिला कौन है? डिप्टी मेयर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने झुककर शनिरन के कान में फुसफुसाते हुए कुछ पूछा। शनिरन ने अपनी तर्जनी उंगली होठों पर रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अभी शोर न मचाएं, बाद में सब बता दूंगा। ये पुलिस कमिश्नर जो कि डिप्टी मेयर भी हैं, शनिरन के चचेरे भाई लगते हैं। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथियों का परिचय कराया, जिसके बाद वोट कोर्ट के प्रेसिडेंट ने लुआन युनजेंग को आमंत्रित किया। पार्टी सेक्रेटरी और वाइस प्रिंसिपल के साथ नंबर एक मुख्य टेबल पर बैठे थे। डिप्टी एजुकेशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट और पुलिस कमिश्नर कम डिप्टी मेयर, इन सभी का प्रशासनिक स्तर बराबर था, यानी ये सभी डिप्टी मिनिस्ट्रियल लेवल के अधिकारी थे। इसके बाद बेबी के दादाजी मंच पर भाषण देने आए।
सबसे पहले उन्होंने लुआन युनझेंग और बाकी सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बच्चों की तस्करी करने वाले अपराधी का जिक्र किया और अंत में कहा, मैं लुआन युनझेंग छात्र का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर उन्होंने समय रहते मदद न की होती तो परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते थे। बेबी के दादाजी ने अपनी जेब से एक लाल लिफाफा यानी शगुन निकाला और मंच से नीचे उतरकर लुआन युनझेंग के हाथ में थमाते हुए कृतज्ञता के साथ कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लुआन युनझेंग ने बार बार मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। आप लोग बहुत ज्यादा औपचारिकता कर रहे हैं। बेबी के दादाजी ने शनीरन की तरफ देखा और पूछा, शंजों, आप ही देखिए। शनीरन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लुआन युनझेंग, इसे रख लो। यह दादाजी की तरफ से तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान है। जब शनीरन ने यह बात कही तो लुआन युनझेंग ने और इनकार नहीं किया और लिफाफा स्वीकार कर लिया। उसे छूकर महसूस हुआ कि उसके अंदर शायद कोई बैंक कार्ड रखा हुआ है। इसके बाद दादाजी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। नानाजी स्टेज पर चढ़ते हैं और लुओ युनझेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें एक लिफाफा देते हैं जिसमें एक बैंक कार्ड होता है। खाने की टेबल पर ओयांग शुआन परसों रात का किस्सा छेड़ देती है जब उसने हुआंगहे रोड के पास लुओ युनझेंग का ट्रैफिक चालान काटा था। सब लोग यही कहते हैं कि देखो, इसे ही किस्मत कहते हैं। तभी ओयांग शुआन पूछती है, लुओ युनझेंग, परसों रात तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे बगल वाली सीट पर वो लड़की कौन बैठी थी? ओयांग शुआन की यह बात सुनते ही शेन यरान, शेन येजी और झाओ लिंगजुन तीनों एक साथ लुओ युनझेंग की तरफ देखने लगते हैं। सब हैरान थे कि गाड़ी में कोई और लड़की भी थी। लुओ युनझेंग ने इसका जवाब पहले ही सोच रखा था। वह बिना घबराए बड़े आराम से बोला, तो मेरी छोटी मौसी की बेटी यानी मेरी कजन है। यह सुनकर झाओ लिंगजुन और शेन येजी ने राहत की सांस ली। लेकिन शेन यरान मन ही मन सोचने लगी, कौन सी छोटी मौसी की बेटी? मैं तुम्हारी छोटी मौसी हूं और मुझे पता है कि तुम्हारी ऐसी कोई कजन है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फांग सैफिंग डोंगहाई आ गई है? यह लड़का मुझे बताता भी नहीं। बाद में देखती हूं इसे। तुम दोनों डेट पर जा सकते हो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। ओयांग शुआन के पास बैठी नन्ही बच्ची ने मासूमियत से पूछा, मौसी, आप बड़े भाई साहब की गाड़ी में बैठी लड़की के बारे में क्यों पूछ रही थी? क्या आप बड़े भाई साहब को पसंद करती हैं? ओयांग शुआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झटपट अपनी भांजी का मुंह बंद कर दिया। वह बोली, अरे छोटी बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी तो तुम सिर्फ 3 साल की हो। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई खिलखिलाकर हंस पड़ा। झाओ लिंगजुन और शेन येजी ने इसे बच्चों की नादानी समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उधर वाइस मेयर, जो पुलिस कमिश्नर, स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, सब माहौल का आनंद ले रहे थे। कहानी खत्म। अब चुपचाप वो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ दो, वरना मैं स्क्रीन फाड़ कर बाहर आ जाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा। चलो निकलो, अब मुझे चिमिचांगा खाने हैं।